गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। शिवम, अंजलि, संजय राजावर, राघवेंद्र सिंह, अनुष्का यादव, सोनम यादव, पवन, आरती यादव, प्राची यादव एंड ऑल बच्चा पार्टी। मेरे सारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बिल्कुल स्वस्थ हों, अपना ख्याल रखे रहिए और आपका जो प्राइमरी टारगेट है वो आपका स्टडी है, आपकी पढ़ाई है, तो अपनी पढ़ाई से एसोसिएट रहिए। और आपको जैसे कि हमने लास्ट कई टर्म से लगातार मैसेज दिए हैं कि जितना भी हो सके अपने सराउंडिंग, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव्स, सबको एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करते रहिए, सबका मनोबल बढ़ाते रहिए, सबका कॉन्फिडेंस बनिए। क्योंकि डॉक्टर का जो सबसे पहला एक बुनियादी बात बताया कि जिस बच्चे को सिविल्स में आईएएस बनना होता है, उसका एटीट्यूड आईएएस जैसा जैसे डेवलप हो जाएगा वो उसी दिन आईएएस में सेलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके अंदर रियल स्पिरिट ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक है, अगर आपके अंदर वाकई लोगों की सेवा करने का भाव है, तो ही आप किसी सेवा वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, मीन्स आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो डॉक्टर का जो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है किसी मरीज से, वो होता है उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन। वो सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करता है, करे बिल्कुल टेंशन ना लो, कुछ नहीं है, बस 2 दवाएं देंगे, 3 दवाएं, एकदम आप दुरुस्त हो जाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही आप सबको ये बताते रहिए कि जो परिस्थितियां हैं उनसे कहीं बहुत बड़ा हमारा मनोबल है, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी फाइन वेरी सून, राइट। तो चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज देखने जा रहे हैं फटाफट अपना आगे का पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कल तक हम लोग जो बातें कर चुके थे। एक बार चाहो तो मैं बच्चों रिकॉल कर दूं, एक बार चाहो तो मैं रिकॉल कर दूं कि कल हम लोगों ने इनर्शिया, है ना, इनर्शिया, मास, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी कि किसी बॉडी, हर वो बॉडी, सबसे पहली बात तो सबसे पहले डिस्कशन किया था कि मोशन, मोशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था फोर्स। जैसे किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट करोगे तो फोर्स का प्राइमरी पर्पस है बॉडी को ड्राइव देना, बॉडी को चलाना, बॉडी को एक्सेलरेट करना। और एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन अपने कई सारे टास्क परफॉर्म करता है। एक्सेलरेशन कहता है कि हम किसी भी चीज की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। सिमिलरली बच्चों याद करो, एक और चीज आपने देखी होगी, एक और चीज आपने देखी होगी, किसी बॉडी पर काम करने वाला जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो ये डिसाइड करता है कि बॉडी का मोशन किस तरीके का होगा। बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए बॉडी का मास तैयार रहता है, जिसको हम लोग इनर्शिया फैक्टर से जोड़ देते हैं। इनर्शिया किसी बॉडी के लेजीनेस या आलस्यपन की माप है। जितना हैवी बॉडी होगी उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कंपैरिजन करोगे ट्रक और कार में, तो ट्रक का मास ज्यादा है, कार का मास कम है, तो ट्रक में इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ट्रक को स्पीड पकड़ाना मुश्किल है और ट्रक को रोक पाना मुश्किल है। यानी जिसमें मास ज्यादा, जिसमें इनर्शिया ज्यादा, वो चलेगा भी देर से और रुकेगा भी देर से, यानी स्टेट चेंजेस देर से करेगा। बहुत देर बाद वो रेस्ट से मोशन में आएगा या हैवी फोर्स अमाउंट लगाना पड़ेगा, और बहुत देर बाद वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो किसी भी एक फेज से दूसरी फेज में जाने के लिए हैवी मास की बॉडी को हैवी एफर्ट की आवश्यकता होती है, राइट। फिर इसी प्रकार बच्चों हम लोगों ने इसी श्रृंखला में पढ़ा था, सीरीज में सीखा था कि न्यूटन साहब का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है जब तक आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट नहीं करोगे तब तक बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को सस्टेन करेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो साहब का स्टेटमेंट भी कहते हैं, राइट। फिर इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आया था, मोमेंटम संबंधी था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था न्यूटन साहब का? दूसरा स्टेटमेंट था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। किसी बॉडी में मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है वो ड्यू टू फोर्स है, ठीक है, फोर्स की वजह से हो रहा है। अच्छा, मोमेंटम टर्म अपने आप में एक वेक्टर टर्म था। किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी की जो कंबाइंड स्टडी होती थी उसको हम लोग मोमेंटम कहते थे। सब कल की बातें इसलिए फटाफट रिकॉल कर रहा हूं। एक बात और याद करो बच्चों, फिर इसके बाद हम लोगों ने तीसरा नियम देखा था जो कि लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन था। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर बॉडी का हर बॉडी, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक्शन करेगी तो उसे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ऑफर होगा। एक्शन रिएक्शन कभी एक ही बॉडी पर काम नहीं करते। ये इस पर करेगा एक्शन तो ये वाला इस पर करेगा रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में कंट्रोवर्शियल यानी अपोजिट होते हैं। फिर इसी क्रम में हम लोगों ने इंपल्स भी पढ़ा था। इंपल्स का मतलब होता है किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स कुछ टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल, जिसका रिजल्ट होता है चेंज इन मोमेंटम, ये इंपल्स कहलाता है, राइट। तो इंपल्स का मतलब झटका, झटके का मतलब है आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाइए
और फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम लगाइए, और आपका ये फोर्स जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लग रहा है, आप जब कुछ देर तक किसी बॉडी पर फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका प्राइमरी पर्पस है बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन करना, राइट। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एफटी ग्राफ है, ये सब बातें आपको याद होंगी, हम लोगों ने ये भी देखा था कि किसी बॉडी का अगर एफटी ग्राफ है, एफटी मींस फोर्स टाइम ग्राफ है, एफटी ग्राफ है, तो एफटी ग्राफ का जो एरिया था, अगर एक एक्सेस पर हम टाइम ले रहे थे, दूसरी एक्सेस पर बच्चों हम फोर्स ले रहे थे, तो एफ वर्सेस टी ग्राफ का, हर ग्राफ में दो ही बातें काम की होती हैं, एरिया और स्लोप। तो एक था एफटी ग्राफ कल सीखा था, और एक बच्चों कल की डेट पर ही सीखा था हम लोगों ने पीटी ग्राफ, पी फॉर मोमेंटम, टी फॉर टाइम। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ, ये फोर्स टाइम ग्राफ। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप काम का है, इस ग्राफ का स्लोप काम का, क्योंकि स्लोप का मतलब थीटा से है, थीटा का मतलब tan थीटा से है, और tan थीटा का मतलब बेटा d ऑफ y एक्सेस क्वांटिटी अपॉन d ऑफ x एक्सेस क्वांटिटी है। सो dp अपॉन dt विल बिकम फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो p वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो फोर्स डिसाइड करेगा। स्लोप बड़ा करते जाओगे फोर्स बड़ा होता जाएगा, राइट। दूसरा आ जाओ f वर्सेस t ग्राफ। f वर्सेस t ग्राफ यानी फोर्स और टाइम वाले ग्राफ में, बहुत ध्यान समझना, फोर्स और टाइम वाले ग्राफ में, इस ग्राफ का अगर हम एरिया देखें तो एरिया अंडर कर्व, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या कहलाता है। तो किसी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है, वो एरिया अंडर कर्व बताएगा हाफ ऑफ, जैसे इस ग्राफ में मान लो ट्रायंगल शेप का है, तो ट्रायंगल शेप का एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ। अच्छा एक बात और बच्चों, एरिया चेक करते वक्त देखिए दो चीजें हैं, बहुत ध्यान समझना। हम इंपल्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यहां से डिटैच हो रहा है बेटा। हम इंपल्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इंपल्स इज एक्चुअली फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम। अब कोई भी वो तरीका जहां से फोर्स और टाइम इंटरवल एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ जाए वो इंपल्स कहलाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों इंपल्स। और इंपल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, राइट। तो इंपल्स ऑब्टेन करने के लिए हमें या तो एफ टी मिल जाए, एक तरीका कांस्टेंट फोर्स का फॉर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। हो सकता है कि आपको वेरिएबल फोर्स मिल जाए तो आप उसे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये भी तरीका सही। भाई कांस्टेंट फोर्स अगर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया जाए तो ये भी इंपल्स बन जाएगा। और अगर वेरिएबल फोर्स इस इंस्टेंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया जाए, छोटा सा चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, छोटा सा इंपल्स मिलेगा। आप इसी टाइम की लिमिट लेकर के t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दो, तो ऐसा करने से डेल्टा p फिर से मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर कांस्टेंट फोर्स है तो f मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो f dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 इज इक्वल टू dp, राइट। आई थिंक प्रोसीड फर्दर। कभी देखो भैया स्क्रीन नहीं आ रहा। अब देखो बेटा एक बात और देखो, एक तो तरीका ये हो गया, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया बच्चों, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। अब इस वाले केस में क्या खास बात है, इसमें डिफरेंस क्या है? वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जब f और t की इंफॉर्मेशन दी हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, f एज अ फंक्शन दिया हो dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो, और सबसे आखिरी काम यह है कि अगर आपको ft का ग्राफ दिया है तो ग्राफ देख करके भी आप चेक कर सकते हैं बच्चों, राइट। ग्राफ देख करके मतलब ft ग्राफ का एरिया निकाल करके अब जिस शेप से मैच कर रहा हो, सपोज करो ट्रायंगल से, ट्रायंगल शेप बन जाएगा हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ऐसा करके भी आप ft ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने में f और t प्रोडक्ट में आएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो एरिया ऑफ ft ग्राफ इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसा भी कह सकते हैं। सब बातें कल डिस्कस हो चुकी थी बेटा, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, तो पीटी ग्राफ का स्लोप f, बिल्कुल सही बात है बेटा। नहीं सौरभ अग्रवाल, मेरा बर्थडे नहीं बेटा। सर एक इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की, f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होगा विख्यात? अभी इसको डिस्कस करते बेटा, ट्रेजेक्ट्री वाले पार्ट को। ट्रेजेक्ट्री वाला पार्ट जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा वो अभी आगे आएगा, और जब आगे आएगा तो उसको मिसलेनियस पार्ट में डिस्कस कर देंगे, यानी जब सब लेक्चर को कंबाइन करेंगे, कहीं किसी लेक्चर में कुछ छूटा तो नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पर हम सारे लेक्चर्स को एक बार, सारे जितने भी छूटे हुए पार्ट, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस करना है कहीं पर, या सपोज करो कहीं वेक्टर का क्रॉस डॉट कुछ और अजीब सा रह गया है ना, कहीं आपको लग रहा है कि हमें ये पार्ट रुका जा रहा, कोई जियोग्राफिक कोई ज्योमेट्री वाला पार्ट कोई ग्राफ है, तो हम चेक कर लेंगे, अभी परेशान मत होइए। नेक्स्ट आगे चले बेटा, फोकस ऑन द क्लास प्लीज सारे बच्चों। हाँ जी, एरिया इज इक्वल टू चेंज इन इंपल्स होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे चले बेटा, चलो 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 चलो, अब मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा बच्चों, यहां तक की बातें हो गई थी, फिर इसके बाद कल की डेट पर हम लोगों ने और डिस्कस किया था कि किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हम सबसे पहले बॉडी को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद याद आ रहा ना, असल में न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉज पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते,
बस खाली अच्छा कुछ रैंडम क्वेश्चन अगर तुमसे पूछूं कि जितने भी क्वेश्चन अटैच डिटैच के होंगे, मानिए आप मान लीजिए या किसी भी बॉडी के सडन सिचुएशन चेंज किए होंगे कि अचानक से बस चलते वक्त झटका पीछे की तरफ, बस के रुकते वक्त झटका आगे की तरफ, ब्रेक लगाते ही ऊपर का लगेज फटाफट आगे गिर जाता है ना। हॉर्स राइडर अगर हॉर्स पर बैठा है और अचानक से घोड़ा चलते तो हॉर्स राइडर पीछे गिर जाएगा। और इसके बाद पेड़ की टहनियों पर अगर हम फल लगे हैं और उस पर पत्थर मारें तो फल अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। किसी कारपेट को डंडे से बीट करें तो कारपेट को डंडे से बीट करने के बाद उससे डस्ट पार्टिकल सेपरेट होने लगते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनर्शिया से बिलोंग करते हैं कि बॉडी एक स्टेट पर थी, उस पर एक्सटर्नल एफर्ट लगा, एफर्ट जहां जहां तक पहुंचा वहां चेंज हुआ, जहां एफर्ट नहीं पहुंच पाया वहां वो बॉडी अपनी स्टेट में रह गई। तो दो अलग अलग स्टेट डेवलप होने से कुछ हिस्सा डायनामिक स्टेट पर आ गया, कुछ स्टैटिक, कुछ में इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, कुछ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दोनों बॉडी से दोनों चीजें सेपरेट हो गई, राइट। और इसके बाद ये सब बातें एग्जाम्पल के तौर पर थी। फिर इसके बाद बच्चों याद करो इंपल्स वाला भी खेल हम लोगों ने देखा था। इंपल्स वाला खेल ऐसे था कि किसी बॉडी पर लगाया गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू चेंज इन इंपल्स, राइट। ये सब बातें देख ली थी। आपको ऐसा भी कह सकता हूं बेटा कि इट इज वेरी इजियर टू जंप ऑन कच्चा फ्लोर देन पक्का फ्लोर। आपको याद है कि हम ये भी सीखते हैं कि किसी भी कच्चे फ्लोर पर, गद्दे पर, मोरंग पर कूदना आसान है एज कंपेयर टू हार्ड सरफेस। उसकी वजह क्या है कि जब भी आप कभी किसी हाई लेवल से किसी जगह पर जंप करते हो, थैंक यू मिश्रा जी, किसी हाई लेवल से आप किसी जगह पर बेटा अगर जंप करते हो तो जंप करने के बाद आप सडनली सपोज करो बच्चों रेस्ट पे आ गए, भाई आप किसी सरफेस पर कूदने के बाद, ये सॉकर्स वाला भी खेल है, आप किसी सरफेस पर कूदे या आपने जंप की और आप किसी स्प्रिंग लाइक सरफेस पर कूद गए। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जब आप किसी हाइट से कूदोगे तो आपका सरफेस को टच करते वक्त कुछ मोमेंटम होगा और जैसे ही टच करोगे तो आपको सडनली रुकना होगा, तो मोमेंटम में चेंज होगा। लेकिन ये हार्ड सरफेस है, लेट अस सपोज ये हार्ड सरफेस है, तो हार्ड सरफेस अब आगे प्रेस नहीं हो सकती, तो आपका मोमेंटम इंस्टेंट में चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज होगा। अब जरा समझो इस बात को, हम कह सकते हैं एफ इज डिफाइंड एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी दो तरीके से समझने के इसको कि इंटरवल ऑफ टाइम आपको बहुत शॉर्ट मिला, इंटरवल ऑफ टाइम बहुत कम, तो फोर्स बहुत हैवी लगेगा, हैवी फोर्स लगेगा, ठीक ठाक अच्छी खासी चोट आ जाएगी, राइट। अब देखिए जरा, डन बेटा। तो ये चिन्नू सिंह मैसेज करते हुए, चलिए हाँ जी, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों याद करो किसी हाइट से अगर आप किसी हार्ड सरफेस पर सडनली स्ट्राइक करो तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा इसलिए फोर्स बहुत ज्यादा ऑपरेट होगा, तो आपको चोट लगेगी। लेकिन आप यही काम अगर आप किसी स्प्रिंगी सरफेस पर जंप करोगे तो ऐसा करते वक्त आपके मोमेंटम में ऐसा नहीं कि यहां से हाइट से गिरे इस पर आकर गिरे, तो आपको रुकना है। इस स्प्रिंग का पर्पस, इस रिस्टोरिंग फोर्स वाली डिवाइस का पर्पस आपको अल्टीमेटली रोक देना है, लेकिन रोकने में या दबने में थोड़ा टाइम लेगी, तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, और टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स कम हो जाएगा, तो आपको चोट कम लगेगी, राइट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, ऐसे भी कह सकते हो कि यहां से यहां तक आना है, अल्टीमेटली किसी हाइट से यहां तक आने के बाद या सरफेस को टच करने के बाद रुकना है, यहां भी सरफेस को टच करने के बाद रुकना है। तो दोनों केस में रुकना है मींस मोमेंटम में चेंज होना तय है। अरे मोमेंटम है, जैसे टच करोगे, टच करने के पहले मोमेंटम डेवलप रहेगा, टच करने के तुरंत बाद आप ब्रेक पे आ जाओगे, रुक जाओगे, मोमेंटम खत्म। तो मोमेंटम में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम। अब सुनो बेटा, हार्ड सरफेस में तुरंत रुकोगे, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट नंबर डेवलप करेगा। यही काम यहां होगा कि यहां भी सेम मोमेंटम में चेंज होना है, जो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम के बराबर है बच्चों। तो ध्यान से देखो, यहां स्प्रिंगी सरफेस को दबने में टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो कंपैरेटिवली फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगी, राइट। कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे चले बेटा, चलो 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 नेक्स्ट बेटा, क्या इसे रफ कर दूं? अब इसे रफ कर रहा हूं बेटा मैं। अब आ जाओ, कल की डेट पर लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी बात को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेटा, उसी बात को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। अरेंजमेंट ऑफ मासेस देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मासेस देखिए बेटा।
अरेंजमेंट ऑफ मासेस मोर। अच्छा एक बात और बता दें, बहुत ज्यादा हाई फाई एफबीडी की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम्स आप प्रैक्टिस करते हैं केवल उसी क्राइटेरिया में क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन आप चाहो तो उठा के देख लेना, बेहद आसान सवाल था। बस आपको केवल जनरल एनालिसिस आनी चाहिए कि अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो उसमें ड्राइव कैसे डेवलप होगी, जो फोर्स लगा रहा है उससे सिस्टम चलेगा कि इंडिविजुअल मास चलेगा, दैट्स इट, खत्म। और एक बता दें कि पूरे एफबीडी को सॉल्व करते वक्त अगर आप केवल इस फार्मूले का सहारा लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए या एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास 3 मासेस, एक मास बेटा 2 kg, दूसरा मास रोप अटैच है, ये वाला मास बेटा 3 kg, तीसरा वाला मास भी रोप अटैच है, ये वाला मास है बेटा आपका 5 kg। और आप इस पर हॉरिजॉन्टली ही एक धक्का लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसे कितने फोर्स से, 100 न्यूटन के फोर्स से, राइट। अच्छा 100 न्यूटन के फोर्स से आप पुल करोगे तो बताओ आपका पर्पस 5 किलो को चलाना कि 3 किलो को चलाना कि 2 किलो को चलाना, याद करो। तो आपने कहा सर हम तो तीनों को एक साथ चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप 5 को खींचोगे, 5 से अटैच है 3 वो भी खींचेगा, 3 से अटैच है वो भी खींचेगा। अच्छा जब सब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं 5 पर एफर्ट लगाने से जब 3 खींचेगा तो ये बीच की रस्सी टाइट हो जाएगी, जो रस्सी टाइट होगी उसमें डेवलप होगा टेंशन, ये भी रस्सी टाइट हो जाएगी, यहाँ पे डेवलप होगा टेंशन। और टेंशन कैसा फोर्स है, टेंशन बाई डायरेक्शनल फोर्स है। कहां काम करता है, अलोंग स्ट्रिंग काम करता है। कैसे काम करता है, अवे फ्रॉम मास काम करता है, राइट। ये बेसिक बात है। अच्छा जब 5 किलो पर जो ड्राइविंग फोर्स लगा उससे रस्सी टाइट हुई, रस्सी में डेवलप हुआ टेंशन, टेंशन से 3 किलो खींचा, 3 किलो खींचा तो बीच में रस्सी टाइट हुई, यहां भी डेवलप होगा टेंशन, टेंशन बाई डायरेक्शनल फोर्स, ये लीजिए टेंशन एक बाई डायरेक्शनल फोर्स, तो यहां भी टेंशन आ जाएगा। अब आपने एक बात याद करो, सीखी होगी, बार बार हम बोलते हैं क्लास में कि रस्सी एक तो टेंशन एक, रस्सियां अलग अलग तो टेंशन अलग अलग। रस्सियां अलग अलग क्यों, क्योंकि रोप और रोप के बीच में मास आ गया, तो रोप के बीच में मास आ जाने से हम रस्सियों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो सपोज करो बच्चों यहां रस्सी में टेंशन T1, एक रस्सी एक टेंशन T1, रस्सी चेंज या रस्सी की लोकेशन चेंज, बीच में मास आ गया, यहां टेंशन T2। अब बाकी बातें वैसी ही जैसी कल आपने सीखी थी। क्या सीखी थी कि सबसे पहले चेक करो कि फोर्स का पर्पस किसे चलाना, 5 को चलाना कि 3 को चलाना कि 2 को चलाना। आपने कहा फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम को ड्राइव देगा, तो फोर्स कितना बेटा, फोर्स के नाम पर कितना बेटा 100 न्यूटन। बहुत ही आसान सवाल, 100 न्यूटन। चलने वाले मास की जगह टोटल मास कितना बेटा, टोटल मास कितना 5 3 8 2 10 किलो। क्या आपको कोई रिलेशन आता है, बिल्कुल आता है। कौन सा रिलेशन, F बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। इस सिस्टम के लगा रहे हो, अभी इस क्वेश्चन से मतलब मत रखना। F इज इक्वल टू एम, तो फोर्स के नाम पर बेटा 100, मास के नाम पर बेटा 10, फोर्स पर 100, मास के नाम पर 10 मल्टीप्लाई बाई a, 0 से 0 कैंसिल, तो a बराबर बेटा कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है, बस खाली नॉर्मल रिएक्शन की जगह आप टेंशन के रिजल्ट आएंगे, राइट। सो a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड डेवलप होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड डेवलप होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड डेवलप होगा। तो सब पर 10 का एक्सेलरेशन आएगा, ये भी 10 से रफ्तार पकड़ेगा, ये भी 10 से रफ्तार पकड़ेगा, ये भी 10 से रफ्तार पकड़ेगा। कल की डेट पर हम लोगों ने एक बात और सीखी थी कि किसी बॉडी को चलने के लिए क्या ma की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने 5 किलो वाली बॉडी से पूछा कि आपको चलने के लिए क्या चाहिए, इसने कहा सर हमें दे दो F बराबर ma। मास कितना इस बॉडी का 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के नाम पर कितना 10, 5 दाम 50 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। बहुत ध्यान से देखो, दूसरी वाली बॉडी से पूछा, हमने कहा तुम्हें चलने के लिए क्या चाहिए, तो इस बॉडी का भी कहना है बेटा कि हमें भी चलने के लिए दे दो F इज इक्वल टू ma, m multiply by a, what is mass, mass is equal to 3 kg, and what is the acceleration of combined system, that is equal to 10, so 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 30 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। दूसरा लास्ट वाले से पूछो, इससे पूछो भाई तुम्हें चलने के लिए क्या चाहिए, तो इसने कहा मुझे चाहिए 2 into a। अरे कॉमन सेंस की बात है बेटा, हर बॉडी को ड्राइव के लिए चाहिए m मल्टीप्लाई बाई m की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह 10 आ जाएगा, 2 into 10 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। अब चलो फिर भाई कैलकुलेशन करते हैं कि सबसे पहले वाले पर ड्राइविंग फोर्स कितना लगा 100 न्यूटन। 100 में से इसे खुद की ड्राइव के लिए कितना चाहिए था 50, बचा कितना 50 इसने पीछे ट्रांसफर कर दिया, और किसके फॉर्म में ट्रांसफर किया, टेंशन के फॉर्म में। ये रहा, मैं इस बात को बेटा यहां नीचे लिख दे रहा हूं, देखिए फिर समझो 100 लगा, 100 में से 50 इसको चाहिए खुद की ड्राइव के लिए, बचा कितना 50 पीछे ट्रांसफर किसके फॉर्म में, टेंशन के फॉर्म में। अब टेंशन रस्सी एक, टेंशन एक, तो पूरी रस्सी में यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन रहेगा अगर आइडियल स्ट्रिंग है, और 50 न्यूटन का टेंशन मेंटेन रहेगा। अब देखो 50 इसे रोकेगा, वही 50 इसे चलाएगा, तो 50 इस पर लगा, 50 में से 50 ड्राइविंग लगा, 50 ड्राइविंग लगा, 50 में से इसे कितना चाहिए 30, इसे कितना चाहिए 30, ये देखिए इसे 30 चाहिए, 50 में से 30 इसने ले लिया अपनी ड्राइव के लिए, बचा कितना 20, 20 पीछे ट्रांसफर किसके फॉर्म में, टेंशन के फॉर्म में, तो 20 पीछे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वही बात बोलूंगा, रस्सी एक, टेंशन एक, एक ही टेंशन मेंटेन रहेगा 20 न्यूटन, पूरी स्ट्रिंग में 20 न्यूटन मेंटेन रहेगा, और 20 में से इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 20 में से इसे भी चाहिए 20, तो लगा भी 20 चाहिए भी 20, मामला बैलेंस है।
राइट? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं बेटा? चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, अपनी बातें और मेरी बातें मैच कर लो। हाँ जी, चले बेटा। अच्छा बच्चों, एक बात और सीखो, अभी अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस पर यहां दो बॉडी के बीच में जो टेंशन काम कर रहा है, वहां इंटरेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही थी, राइट? तो सपोज करो बच्चों, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, सो यू विल आंसर T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आपने कहा सर ये तो बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा समझ में आया कि किसी सिस्टम को देखो, सिस्टम पर ड्राइविंग फोर्स देखो, चलने वाला टोटल मास देखो, और F इज इक्वल टू ma लगा दो, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो बेटा, किसी कोई डाउट तो नहीं? जयश्री, स्नेहा, सौरभ, संध्या, अमित, खान, रूपम, टेली शॉर्ट्स, युवराज फ्यूचर डॉक्टर। बेटा डेली क्लास बच्चों, डेली क्लास टाइमिंग 9:30 to 11 है। AS चक्रवर्ती, अजय, युवराज, सौरभ, ईशा, प्रभा, पवन, अंजलि। चले बेटा, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा एक बात और सीखनी है आपको, एक बात तुरंत सीखनी है, एक बात तुरंत सीखनी है कि सबसे पहले किसी सिस्टम के एनालिसिस के लिए आप देखिए सिस्टम पर ड्राइविंग फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स सिस्टम में कितने मास को चला रहा है, इतना देख के लगा दो F बराबर ma, उससे आएगा एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन होगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। हर बॉडी को अपनी ड्राइव दे दो, F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma। 100 आया, 50 इसको चाहिए, बचा 50 पीछे ट्रांसफर टेंशन के फॉर्म में, 50 आया, 30 चाहिए, बचा 20 पीछे ट्रांसफर टेंशन के फॉर्म में, 20 आया, 20 चाहिए, टेंशन के फॉर्म में मेंटेन रहेगा, राइट? सो शुड आई रब दिस? क्या इतनी बातें बेटा बिल्कुल क्लियर हो गई? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। सुधीर, म्यूजिक का बादशाह, नसीमुद्दीन, प्रिया, मानसी, कुंदन, महेंद्र। चले बेटा। सर F100 कहां से है? बेटा ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमने बनाया है कि लेट अस सपोज इस बॉडी पर ड्राइविंग फोर्स के नाम पर 100 न्यूटन लग रहा है, राइट? हम कुछ भी फोर्स लगा सकते हैं, हम सिस्टम समझने के लिए, तो ये तो एग्जांपल था बेटा। आगे चलता हूं बेटा। रवि प्रकाश गुप्ता जी क्लियर कर रहे हैं कि यस 100 इज गिवन, 100 गिवन है बेटा, रफ कर रहा हूं बेटा। और आगे बढ़ते हैं। अब पता है ये आज का टर्म इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको केवल मैथमेटिकल बैलेंसिंग करनी है, फिजिक्स का यहां कोई विशेष रोल नहीं है, राइट? अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। बहुत ही शानदार, आज बेटा इसे भी खत्म करना है, प्लस हम लोग कुछ शीट भी डिस्कस करनी है। मैंने आपसे कहा था ना आज का टर्म हो सकता है कल का टर्म भी निकाल हो। आ जाइए। एक FBD बहुत मन से समझेंगे, ये बेटा 8 किलो है, इट इज 8 kg, इट इज 6 kg। बहुत ध्यान से बिल्कुल हौले हौले चलेंगे, हौले हौले। कैसे चलना है बेटा? हौले हौले। चले इस वाले क्वेश्चन को चलेंगे हौले हौले, राइट? देखिए बहुत ध्यान समझ लीजिए, हमने डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर दिया। अच्छा सिस्टम समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं अगर आपसे छोटी छोटी बातें पूछता चलूं, हाँ एक बात और समझो, एक बात और समझो कि सपोज करो बच्चों ग्रेविटी के नाम पर G या G के नाम पर बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड इस्तेमाल कर लिया जाए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल किया जाए, और आपसे कहा जाए कि पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग यानी आइडियल स्ट्रिंग पास कर रही, पुली आइडियल, स्ट्रिंग आइडियल। आइडियल पुली मींस मासलेस पुली, डिस्क शेप की। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग। इसके एक एंड पॉइंट पर 8 किलो और रस्सी को पुली के ऊपर से पास किया, इधर 6 किलो। मामला कास बैलेंस होता है, लेकिन ये तो अनबैलेंस है, इधर 6 किलो इधर 8 किलो, कम ज्यादा। और कम ज्यादा है तो ड्राइव डेवलप होगी। ड्राइव तभी डेवलप होगी जब फोर्सेस अनबैलेंस होगी। बहुत ध्यान से सीखो, ड्राइव तभी डेवलप होगी किसी स्टैटिक सिस्टम में, रुके हुए सिस्टम में ड्राइव बच्चों तभी आएगी जब आपके पास नेट फोर्स बचेगा, और नेट फोर्स तभी बचेगा जब फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर? आई थिंक क्लियर बेटा? अब देखिए तो 6 kg 8 kg, राइट? अब देखो जरा कितना सटीक तरीका। हम तो भाई कुछ नहीं लगाएंगे, कोई FBD नहीं बनाना, हम तो लिखेंगे Fnet इज इक्वल टू ma। बहुत धैर्य से। एक बात और, पीछे वाले सिस्टम में अभी एक FBD बना के आपको दिखा देते हैं, पीछे वाले, इससे जस्ट पहले वाले में, है ना, ताकि आप वो भी क्लियर कर पाओ। अब बेटा एक बताते हैं, इस लेवल से बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी। एक आधा क्वेश्चन जो इससे थोड़ा सा एलेबोरेट होगा, यानी RSC को मास फुल कंसीडर किया जाएगा, वो बता देंगे। तो हम तो लगाएंगे Fnet बराबर ma। अच्छा बहुत ध्यान से देखो Fnet कैसे खोजोगे। इस 8 kg को ग्रेविटी की वजह से इसका वेट खींच रहा है नीचे की तरफ 8g से, mg 8g, इधर mg
6G। कौन बड़ा है? 8G। तो 8G वाला 6G वाले से जीत जाएगा। कितने से जीतेगा? 8G माइनस 6G। अरे काश 6G होते बराबर होता। यहां कितने वजन से ओवरकम कर रहा, कितने से जीत रहा? 2G से। सो नेट फोर्स की जगह बेटा 2G इज इक्वल टू, और नेट फोर्स किसके बराबर है? m मल्टीप्लाई बाई m। क्या है? वो मास जिसको ड्राइव मिल रही। अच्छा बताओ, जो नेट फोर्स है उससे 8 चलेगा कि 8 भी चलेगा और 80 की मदद से 6 भी चलेगा? आई थिंक दोनों चलेंगे, और दोनों चलेंगे तो 8 भी चलेगा 6 भी चलेगा, तो 8 6 14 किलो, 14 किलो चलने वाला मास है टोटल ड्राइविंग मास, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन का आता पता नहीं। लेट्स डू काटा पीटी। 2 से काटा 7 आ गया, तो ए बराबर बेटा ए बराबर G/7 इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप चाहो तो अपने दिल की तसल्ली के लिए जी की जगह पर बच्चों 9.8/7 कर लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जब काटा पीटी करोगे तो 14 7 98, 14 7 98, सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.4 इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। देख लीजिए, बोलो बेटा किसी में कोई समस्या? ये 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा बेटा रूपम, G/7 आएगा बेटा, G/7 इज आंसर, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्या इतनी बातें? बिल्कुल आसान तरीका। अरे आप खाली इतना देखो। चलो 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 एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ध्यान से। सपोज करो बच्चों ये सपोर्ट से लगी हुई है पुली, पुली के इस तरफ एक मास लगा दिया 2 kg, और पुली की दूसरी तरफ हम लगाने जा रहे हैं दूसरा मास, और सपोज करो मास नहीं बल्कि सीरीज ऑफ मास लगा दें। ये 2 kg और ये वाला 3 kg, ये वाला 3 kg। चलो भाई 3 kg सिस्टम बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है, क्योंकि इधर 2 kg और इधर 2 3 5 kg। तो इधर कितना लगेगा? 2 3 5। इधर कितना लगेगा? 2। अरे 2 2 तो बैलेंस है, तो मामला कितने से अनबैलेंस है? 3 से। सो नेट फोर्स की जगह हम तो लगाएंगे बेटा F नेट बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। नेट फोर्स की जगह कितना आएगा? 3G। और चलने वाले मास की जगह बेटा क्या आ जाएगा? अरे 3G चलेगा कि 2G चलेगा कि 2G चलेगा कि सारे चलेंगे? अरे सारे चलेंगे, तो 3 2 5 5 2 7, मास की जगह पर 7 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का था पता नहीं, तो a बराबर बेटा आ जाएगा आंसर 3G/7। आई थिंक डन। एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान। अब एक्सेलरेशन निकालने तक आपकी सोच काम करनी चाहिए कि अनबैलेंस फोर्सेस अपॉन टोटल मास, दैट्स इट, खत्म। अरे 8 और 6 का अनबैलेंस कितना है? 8 में से 6 को घटा दो। अरे इधर 6 6 होता मामला बैलेंस होता, इधर 2 ज्यादा है, तो नेट फोर्स की जगह 2G और चलने वाला टोटल मास 8 6 14। नेट फोर्स की जगह इधर ध्यान से देखो 2 2 होता, बैलेंस होता, 3 एक्स्ट्रा है, तो नेट फोर्स की जगह 3G और चलने वाला मास 2 2 4 3 7। राइट, आई थिंक वेरी क्लियर। राइट, अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इस बात को और आगे खींचते हैं और आगे चलते हैं। जरा ध्यान से देखो, इतनी बातें इतने कैलकुलेशन को दिमाग में रखना। a बराबर G/7 कैसे आया? तो मैं इस बात को एक बार रफली लिख के दिखा सकता हूं बेटा, कि हम जब भी कभी किसी बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया नहीं, अभी तो जो डायग्राम बना था उसी में खेल गए। तो उसमें हमको ये पता चला, इस डायग्राम से हमें ये स्पष्ट हो गया कि जब भी कभी सिस्टम में कोई ड्राइव वगैरह पता करनी होगी तो मैं अप्लाई करूंगा F नेट इज इक्वल टू m टोटल मल्टीप्लाई बाई a। नेट फोर्स ध्यान से देखो, तो इधर 8 था, इधर 6 था, तो इधर 2 ज्यादा था, तो नेट फोर्स के नाम पर 2G आ जाएगा, चलने वाले नाम मास के नाम पर 8 6 14 आ जाएगा, और एक्सेलरेशन का आता पता नहीं, 2 से काटो 7 आएगा, तो a बराबर बेटा G/7 इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। नाउ कम टू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द इंडिविजुअल बॉडी डायग्राम। आओ बच्चों, किसी एक बॉडी का एफबीडी बनाओ, किसी एक बॉडी का एफबीडी ड्राइव करो। तो नीचे कौन काम कर रहा है? इस बॉडी का वेट। कितना वेट है बेटा? 8G। ध्यान से देखो, जैसे ही 8G पर इसका वेट काम करेगा, यानी ग्रेविटी इसे इसके वेट की वजह से खींचेगी, क्या रस्सी लूज रहेगी कि टाइट? टाइट। और रस्सी टाइट तो रस्सी में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। तो रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। ये देखिए, अब ये टेंशन रस्सी में यूनिफॉर्मली मेंटेन होगा, चूंकि स्ट्रिंग आइडियल है, तो टेंशन बाई डायरेक्शनल फोर्स। यहां टेंशन ऊपर की तरफ, तो यहां टेंशन नीचे की तरफ। यही टेंशन रस्सी की हेल्प से इधर की तरफ फॉरवर्ड होगा। ये भी रस्सी टाइट होगी, चूंकि यहां भी मास टाइट है, तो इसमें नीचे कौन काम करेगा? 6G। रस्सी टाइट तो रस्सी में यहां भी टेंशन। आपसे हमने बोला था रस्सी एक टेंशन एक, तो यहां टी यहां टी यहां टी यहां टी, सब जगह टी। टेंशन हमेशा काम करता है along the string away from mass, along the string away from mass, along the string away from mass, write this। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो आज बेटा आ जाइए, इतनी बातें आई थिंक डन। अब देखो ध्यान से, तो दोनों तरफ अनबैलेंसेस फोर्स देख करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है। मैं कई बार बोल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। अब मैं चल रहा हूं किसी एक बॉडी का एफबीडी बनाने, तो हम 8 kg को बेटा बाहर कर रहे हैं। जिस बॉडी का एफबीडी बनाना उसको सिस्टम से सेपरेट कर लो, आइसोलेट कर लो। तो हमने बेटा इसको 8G को यहां दिखा दिया। 8G का वजन कहां की तरफ है? नीचे की तरफ। 8G का वजन कहां की तरफ है? नीचे की तरफ। रस्सी में टेंशन कहां है? ऊपर की तरफ। रस्सी में टेंशन कहां है? ऊपर की तरफ।
राइट, इसको आइसोलेट कर लिया, किसी बॉडी को आइसोलेट करिए, बॉडी पर काम करने वाले समस्त एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखाइए, तो ग्रेविटी की वजह से 8G और सिस्टम से बंधे होने की वजह से सिस्टम में रस्सी का टेंशन, राइट। अब ध्यान से देखो, लेकिन फिर भी सिस्टम जाएगा। अब देखो ए कितना आया था, G/7, एक इसका एक्सेलरेशन था, ए था सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो ये वाला ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा क्योंकि हैवी है, और ये वाला उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन ऐसे कुछ होगा, ये नीचे ये ऊपर, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे उतने एक्सेलरेशन से ऊपर। एक बहुत अच्छा सवाल, 8 kg, बहुत ध्यान से सुनना और बिल्कुल लॉजिकल आंसर देना, गड़बड़ नहीं करोगे बेटा। अब देखते हैं तुम्हारा आईक्यू कितना स्ट्रांग है, कितनी आपकी पकड़ सब्जेक्ट में तेज है। एक से एक धुरंधर जो कि लाइव इस वक्त दे रहे हैं, लगभग 150 बच्चे के आसपास लाइव हैं, और होपफुली आप बिल्कुल सही आंसर दोगे मुझे कि 6 kg 8 kg के एक्सेलरेशंस अलग अलग होंगे कि एक जैसे। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, बस केवल यही क्वेश्चन शानदार इसलिए पूछूंगा बेटा, और जितने बच्चे लाइव है सबका आंसर एक्सपेक्टेड है। 8 kg और 6 kg के एक्सेलरेशन, 8 kg और 6 kg का एक्सेलरेशन एक जैसा कि अलग अलग, सेम के डिफरेंट। मानसी गंगवार पहला आंसर ठीक मिला, डेली शॉर्ट्स बिल्कुल ठीक। हाँ, एक बच्चा आई थिंक शिवम राजपूत अपोजिट सेम कह रहा है, ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सेम 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 सेम, ऑफ कोर्स सेम, ओके, डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम। चलो बच्चों, बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे, आई एम गेटिंग वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स। अब मैं सबके नाम बेटा इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाऊंगा, आप सभी अप्रिशिएशन के पात्र हैं, यू आर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेरी वेल। सो बच्चों, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन स्पेशल थिंग, दैट एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। सो दोनों एक्सेलरेशन के, बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, दोनों एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम होंगे G/7, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अपवर्ड। अगर I कैप J कैप के हिसाब से दिखाओगे तो 8 kg का एक्सेलरेशन G/7 माइनस J कैप और 6 kg का एक्सेलरेशन G/7 प्लस J कैप। मिला मिला बेटा, सीखने को मिला, चलो शाबाश। डायरेक्शंस आर अपोजिट, यस दे आर डिफरेंट इन डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी अगर डायरेक्शन में भी अलग है तो डिफरेंट मानेंगे बेटा, तो एक्सेलरेशन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम। क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्लीज पकड़ो, यही तुम्हारा आईक्यू है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन, बट ग्रेट एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप छोटे हैं, आपको देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा हर क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के पर्पज से नहीं पूछा जाता, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके जनरल टेस्ट हो, चाहे मेरी क्वेरीज हो। हर क्वेश्चन आपको आपके आईक्यू को जज करने के लिए, आपके पोटेंशियल को जज करने के लिए, आप अगर अपने पोटेंशियल को जज कर पाए, आप अगर क्वेश्चन सही बता पाए, आप समझ जाना कि हमारा पोटेंशियल जज हो रहा था। अगर गलती से आपका ऑप्शन गई था, आपका आंसर गलत था, आप गड़बड़ था, तो आप उस चीज को तुरंत सीख लो, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पर। अरे अल्टीमेट एग्जाम तो नीट है बेटा, नीट में असली लड़ाई है तुम्हारी, यहां सीखते चलो, केवल जो गलतियां उनको सही करते चलो। अब बेटा इस बात को बता दें, फिर से लास्ट बात डिस्कस कर दें कि 8 kg में नीचे 8G, ऊपर टेंशन, तो बॉडी पर हम फिर से जा रहे हैं बेटा, नेट फोर्स लिख रहे हैं। हमने कहा ना पूरी एफबीडी में केवल एक ही फार्मूला लिखूंगा बेटा, दूसरा कुछ मुझे आता ही नहीं। F net इज इक्वल टू ma, F net इज इक्वल टू ma, तो F net का मतलब नेट फोर्स का मतलब, ध्यान से देखो नीचे कौन है। अच्छा बताओ, नीचे वाला जीतेगा कि ऊपर वाला? आपने कहा सिस्टम जिधर जाएगा वही जीतेगा, तो 8G नीचे ले गया तो 8G जीतेगा, टेंशन से टेंशन कम, 8G ज्यादा, तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 8G नीचे माइनस टेंशन ऊपर, बराबर चलने वाली नेट बॉडी। इस बॉडी का डायग्राम, इस बॉडी के डायग्राम को डिस्कस कर रहे हो तो मास की जगह पर 8 ले लो, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की जगह पर a ले लो, तो बच्चों ये हो जाएगा 8G माइनस 8a इज इक्वल टू टेंशन, और a की जगह a की वैल्यू डाल दो G/7, तो जैसे ही a की जगह a की वैल्यू डालोगे G/7, सो दिस कम्स आउट टू बी G/7, 8G माइनस 8G/7। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 8 56 में से 8 चले गए 48, 48 G/7, सो टेंशन अल्टीमेटली कम्स आउट, टेंशन आया बेटा T बराबर 8 7 जा 56, 56 माइनस 8 इज इक्वल टू 48, सो 48 G/7, दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन। आप चाहो तो G की वैल्यू 9.8 डाल के 7 से कट कर लो, आंसर और आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। अगर मास kg में है और ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बेटा, तो मामला टेंशन न्यूटन में आएगा। ठीक है बेटा, SPM जैदी अबाउट MUNIT। चलो हाँ जी बेटा, आगे चले। अंजलि मिश्रा सिंह, नजर लग गई है। चलो बेटा प्लीज, कोई बात नहीं, एफर्ट करते रहो, शाबाश। कि बेटा somebody is calculated, शिप्रा केशरवाणी has calculated the answer and answer is 67.2 whatever, चेक कर लो बेटा। तो बच्चों क्या इसे रफ कर दिया जाए?
क्या इसे रफ कर दिया जाए? बहुत ही जल्दी हम लोग न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन खत्म होने के बाद एक मैराथन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें जितने छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन हो सब डिस्कस करेंगे, केवल क्वेरीज करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एक और, अब देखो बच्चों, ये कुछ सिखाने के लिए प्लीज इस बात को, इस रिजल्ट को आप एज इट इज कंठस्थ कर लोगे, याद कर लोगे, राइट? चलो बच्चों बहुत ध्यान से सीखो। आपके पास सिस्टम में, मैं इसको डायग्राम को अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूं बेटा, कि आपके पास एक रोप है, ये रोप, और ये रोप मैसिव रोप है। मैसिव का मतलब इसमें मास है। इसको इसके एक एंड से खींचा जा रहा, इसको इसके एक एंड से पुल किया जा रहा एफ फोर्स से। इसका मास m है, इसकी जो अपनी लेंथ है वो l है। मास m है, लेंथ l है, राइट? हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे बताइए, अब मैसिव रोप, एक मास वाली रोप लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ी है, इसको पुल किया जा रहा है किसी एफ फोर्स के साथ साथ। तो कह रहा फाइंड द टेंशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां से किसी जनरल डिस्टेंस x पर, यहां जैसे सपोज करो, यहां कितना टेंशन डेवलप होगा वो फाइंड आउट करो। अब बहुत धैर्य के साथ सीखना बेटा, कि अगर ऐसे सिस्टम में टेंशन का कैलकुलेशन करना है तो यू विल हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। एक बात और, जिस पॉइंट की चर्चा करनी हो रस्सी को वहीं से फाड़ दो। रस्सी के अंदर टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स की नापतोल करने के लिए हमें सिस्टम को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो हम इस जगह से रस्सी को नो डाउट सेपरेट कर देंगे, राइट? अब बहुत ध्यान सुनना, करना क्या है, आपको इसी डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन में दिखा दूं कि सपोज करो बच्चों ऐसा कुछ फोटो बना दे रहे हैं, मास सपोज करो वही उतनी लेंथ है, बस यहां हमने इसको बाइफरकेट कर दिया। या और अच्छा कर दे बेटा, कि रस्सी को हम यहां से सेपरेट कर रहे हैं, यहां से सेपरेट कर दिया। जिस जगह की इंक्वायरी करनी थी, अगर हमें सपोज करो इस एंड से यहां x डिस्टेंस पर इंक्वायरी करनी थी, तो हमने इसी पॉइंट को सेपरेट कर दिया। ये देखिए, अब सेपरेट करोगे तो कुछ मास, अब टोटल मास यहां नहीं रहेगा बेटा, अब टोटल मास यहां नहीं रहेगा, बल्कि मास दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो गया। हाँ, एक बात अच्छी है कि टोटल लेंथ अभी भी l है। टोटल लेंथ मतलब ये वाली लेंथ सपोज करो x है। अब लॉजिक समझो, अगर ये लेंथ x है बेटा और टोटल लेंथ l है, तो l में से x निकाल दो तो क्या l माइनस एक्स बचेगा, तो ये l माइनस एक्स है, राइट? और बाकी प्लेटफॉर्म पर रखी रस्सी, हम इसको केवल आइसोलेट करके सोच रहे हैं। इस रस्सी को अलग किया, एक्सटर्नल फोर्स दिखाया, रस्सी का मास m है, लेंथ l है, l को टोटल ना करके हमें l के अंदर झांक करनी थी, अंदर का टेंशन, अंदर टेंशन फाइंड आउट करना था, टेंशन एक इंटरनल फोर्स। तो यहां के टेंशन की झांक करने के लिए, पता करने के लिए हमने इस रस्सी को यहां से कट कर लिया। अब इस वाले एंड पर टेंशन पीछे की तरफ और इस वाले एंड पर टेंशन आगे की तरफ। सोचो अगर ये मोटी रस्सी होती और कट जाती या इसको काटा जाता, तो लास्ट में जो रेशे बचते वो ऐसे ही दिखाई देते, वो टेंशन का फॉर्मेट बताते, राइट? अब जरा बहुत ध्यान से देखो, हम पहली बात हम तो सबसे पहले सिस्टम की लगाते हैं F net इज इक्वल टू ma, ताकि सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चले। क्योंकि चलना बेटा एक टुकड़े को नहीं है, अगर फोर्स लगेगा तो मोटा रस्सा है, रस्सा तो केवल ये हिस्सा नहीं खींचेगा, बल्कि ये हिस्सा कंबाइंड चलेंगे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F net इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई a लगाने जा रहे हैं। तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया दिस F इज इक्वल टू रस्सी का टोटल मास है m और एक्सेलरेशन नाम पर a, तो a बराबर बेटा F बाई m। इसमें कोई खास बात नहीं, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स और बॉडी का टोटल मास, दैट्स इट, खत्म। आई थिंक इट्स डन, राइट? अब देखो बेटा, एक बात और सीखिए बेटा। हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन आ जाने के बाद अब हम बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम का डिस्कशन कर सकते हैं। तो आइए कोशिश कर लेते हैं। अब किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका बना लेते हैं। तो इस बॉडी का डायग्राम बनाने के लिए देखो ध्यान से, आगे कौन लग रहा है, फोर्स। पहले बात समझो, फोर्स लगाने से ये पूरा का पूरा मास एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन आएगा a बराबर F बाई m। एक्सेलरेशन यहां भी आगे की तरफ, एक्सेलरेशन इस पर भी आगे की तरफ, राइट? अब किसी एक पार्ट का FBD बना लो, टेंशन पता चल जाएगा, क्योंकि टेंशन इसमें भी इन्वॉल्व है, टेंशन इसमें भी इन्वॉल्व है। चाहे इसका FBD बना लो, चाहे इसका FBD। तो हम इसका FBD बनाने में इंटरेस्टेड है। तो आगे की तरफ सिस्टम गया, इसलिए फोर्स ड्राइविंग आगे F और अपोजिंग फोर्स T। तो बॉडी या इतने पार्ट पर L माइनस एक्स, सॉरी एक्स वाले पार्ट पर लगने वाला नेट फोर्स, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, यानी फोर्स माइनस टेंशन, दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई a। अब m का मतलब बेटा m इस पार्ट का मास है, m इस पार्ट के मास की बात हो रही, टोटल मास नहीं। तो इसे आप चाहो तो m डैश इंटू a लिख सकते हो, राइट? तो अच्छा, f हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर इसी के टर्म्स में आएगा। t अननोन, t ही पता करना है। इस पार्ट का मास कितना है, टोटल मास तो है नहीं,
जब भी कभी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आप मास लगाओ तो आप किसी टुकड़े का मास पता करने के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए, मानी पूरे मास का आइडिया है, पूरी लेंथ का आइडिया है, आपको इतने टुकड़े का मास चाहिए, तो हमने इस बात को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, एल लेंथ का मास m है, एल लेंथ का मास m है, एल लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई एल होगा। तो हमारे पास जो सेलेक्टेड लेंथ x है उसका मास कितना होगा, x लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स, और इसी को बच्चों हम लोगों ने m डैश नाम दे दिया है, m डैश नाम दे दिया। तो बेटा फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है, F माइनस पीछे की तरफ लगने वाला टेंशन कितना है, पीछे की तरफ लगने वाला टेंशन कितना है, आगे की तरफ ड्राइविंग फोर्स F है और पीछे की तरफ लगने वाला टेंशन T है, तो F माइनस T इज इक्वल टू मास, और m डैश m मास की तरफ हम लोग लिख सकते हैं m बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स, सो इट इज m बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई a। आई थिंक राइट, डन। अब एक काम कर लो बेटा, एक काम कर लो, आप केवल एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर x के टर्म्स में आ जाएगा, बड़ा शानदार आंसर आएगा, ऐसा आंसर जो डिस्कस करने में मजा आएगा। सब कुछ ट्रांसफर करो, केवल t बचाना। तो बेटा मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने वाला था, चलो भैया f अपनी जगह, f इस पार्ट को इधर ले आओ, टेंशन को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए की जगह क्या रख दो, a की जगह एक्सेलरेशन, अभी देखो a बराबर f बाई एम आया था, मैं लिख सकता हूं कि a बराबर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास आया था, तो यहां प्लेस कर देंगे, तो f माइनस m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए, m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए की जगह बेटा f बाई एम बराबर, और t को इधर फेंक दो, बराबर t, m से m खत्म, ये बचा f माइनस एफ एक्स अपॉन एल दैट इज इक्वल टू t, f कॉमन ले लो, डब्बे के अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाई एल दैट इज इक्वल टू t। देख लो भाई, अब पता है एक बात और, अब ये एक्सप्रेशन दोबारा कभी ड्राइव नहीं करोगे, अब इस एक्सप्रेशन को याद रखोगे। मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, कि सपोज करो ये कुछ बेटा कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रह जाएंगे तो काम आ जाएंगे। मैं आपकी क्षमताओं पर बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूं, आप इसे नीट एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट जेई एग्जामिनेशन में आप इस्तेमाल करके या मतलब अप्लाई करके एफबीडी बना के लगा सकते हो, निकाल सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, लेकिन हमें ड्राइव नहीं करवाना है, हमें आपको रिजल्ट कंठस्थ कराना है, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे इंस्टेंटली कर सको, वहीं पे कर सको, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। बनेगा क्या कि सपोज करो आपसे कह दिया जाए कि आपके पास कोई एल लेंथ और एम मास की एक रोप है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ी है, उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया गया है, और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से, फोर्स लगने की वजह से पूरा रस्सा टाइट हो गया है, तो रस्से के हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, कुछ टेंशन इस पॉइंट पर होगा, कुछ यहां पर, 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 अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन होगा, ठीक है ना। और अगर अलग अलग पॉइंट पर टेंशन होगा, एक बात और बता दें आपसे, हम एक बात और बता दें कि रस्सा सपोज करो यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रस्सा अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग मटेरियल का बना है, या कहीं रस्सा मोटा कहीं पतला है, तो रस्सा उस पॉइंट से टूटेगा जहां सबसे वीक पॉइंट होगा। बस समझ पा रहे ना। अब जरा सुन ध्यान से, तो करना क्या है, करना यह है कि हमें फोर्स दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि जिस एंड पर फोर्स लगाया गया है वहां से x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा, तो x कोई भी जनरल डिस्टेंस हो सकती है, किसी x डिस्टेंस पर टेंशन t बराबर, मुझे याद हो गया, आपको याद होना चाहिए, t बराबर f डब्बे के अंदर 1 माइनस एक्स बाई एल। अब इस रिजल्ट की करते हैं एनालिसिस, पहले इतनी बात नोट कर लो दिमाग में। आई थिंक डन, आई थिंक डन। अब इसे रफ कर दे रहा हूं बेटा, डेरिवेशनल पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं, फिर प्रोसेस समझ लो। आखिरी एफबीडी है बेटा, इट इज गोइंग टू बी द नियरली लास्ट एफबीडी, लगभग लास्ट एफबीडी है, इसके बाद इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा। फिर समझ लीजिए, हमारे पास एक रोप के एक एंड पॉइंट पर फोर्स की वजह से इसको मिलेगी ड्राइव, इसका निकाला एक्सेलरेशन, इतने पार्ट यानी एक्स डिस्टेंस पर टेंशन पूछ रहा था, टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए जहां टेंशन पूछा गया वहां से रस्से को ब्रेक कर लिया, या इमेजिन किया कि रस्से के अंदर झांक के देखा जाए, हमने बॉडी पर लगाया एक्सटर्नल फोर्स आ गया, टेंशन आ गया, F बराबर ma लगा दिया, आपके सामने आंसर। आई थिंक डन, राइट। अब टेंशन का जनरल रिजल्ट याद रखोगे, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, मन में बोलते रहो, हम रिजल्ट ही छोड़ देंगे, बाकी सब हटा दे रहे हैं बेटा, रिजल्ट छोड़ रहे हैं बेटा। T इज इक्वल टू F, ये लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू F ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई एल, राइट। या एक बार फिर से लिख देते हैं कि रस्से के एक एंड से किसी जनरल डिस्टेंस x पर, जबकि रस्से की टोटल लंबाई l है, यहां अवेलेबल टेंशन
दैट इज इक्वल टू एफ डब्बे के अंदर 1 माइनस एक्स बाई एल, राइट। अब मैं रस्से के अलग अलग पॉइंट पर पूछ रहा हूं, ये लीजिए रस्सा, लेट दिस बी ए मोटी रोप, राइट। चलो भाई यहां टेंशन बोलो, ये फोर्स, इसी पॉइंट पर टेंशन बोलो, x बराबर 0 पर टेंशन कितना है? अरे रस्से के उसी एंड पॉइंट पर खड़े हो जहां फोर्स लग रहा है, x का मेजरमेंट फोर्स से है, जिस पॉइंट पर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन है उसी से x का मेजरमेंट है। शुरुआत में x बराबर कितना है? अरे शुरुआत में आ जाओ, x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर यहां वैल्यू रखो, यहां 0 तो ये पूरा टर्म 0, तो f, तो शुरुआत में टेंशन ठीक फोर्स के बराबर आ गया, राइट। शुरुआत में टेंशन ठीक फोर्स के बराबर आ गया। एंड पॉइंट पर आ जाओ, यहां जाओ, राइट। इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? तो एंड पॉइंट का मतलब आप x कवर करते करते x कवर करते 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 पूरी लंबाई कवर कर लेगा, टोटल लेंथ l है। तो अगर ये x बराबर 0 है तो ये x बराबर l है, तो x बराबर l पर टेंशन कितना? x बराबर l, l से l खत्म, तो ये 1 बचा, 1 माइनस 1 0, यहां टेंशन 0, 0 टेंशन। रस्सी के मिड पॉइंट पर टेंशन कितना? मिड पॉइंट पर टेंशन कितना? t एट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट का मतलब पूरी रस्सी की आधी लंबाई पर, टेंशन एट मिड पॉइंट का मतलब t एट l/2, x बराबर l/2 पर टेंशन कितना होगा? तो t बराबर, रखो जरा यहां l/2 रखो, l/2 जैसे रखोगे तो l से l खत्म हो जाएगा, बाई 2 बचेगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टेंशन t/2। तो टेंशन बेटा एक बात समझने वाली है, f/2 बेटा, सॉरी एक बात समझने वाली है, शुरुआत में फुल था, f फुल फोर्स था, मिड पॉइंट पे आधा हुआ और एंड पॉइंट पे खत्म हो गया, यानी यहां से यहां तक कितना गिरा? आधा, और यहां से यहां तक भी कितना गिर गया? आधा। इसका मतलब पता है जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली डेप्रिशिएट कर रहा है। तो F, अगर मैं रस्सी के फोटो के नीचे रस्सी के टेंशन का ग्राफिकल डिस्कशन बनाऊंगा और पूछूं कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सपोज करो ये x डिस्टेंस है फ्रॉम एंड ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, और इसमें हम टेंशन ले लें तो जिस एंड पर फोर्स लगा था वो x बराबर 0 था, जिस एंड पर फोर्स अप्लाई किया था वो x बराबर, ध्यान से देखो, जिस एंड पर फोर्स अप्लाई किया था वहां x बराबर 0 था। तो हमने डायग्राम को ऐसे उल्टा करके बनाया बेटा। तो शुरुआत में x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब जहां फोर्स लगा यही फोर्स लगा था। डायग्राम थोड़ा हम रेसिप्रोकेट करके समझा रहे हैं। तो शुरुआत में टेंशन मैक्सिमम था और एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते टेंशन डेप्रिशिएट करके 0 बढ़ गया और मिड पॉइंट पर f/2 तक टेंशन यूनिफॉर्मली ड्रॉप करेगा, ऐसा ग्राफ होगा, राइट। कोई डाउट तो नहीं? आप चाहो तो इसे बेटा उससे कंपेयर कर लो ना, ये y एक्सेस पर है तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू f माइनस एक्स एफ बाई एल, अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो y एक्सेस पर टेंशन को ले लिया, x एक्सेस पर पोजीशन है, माइनस एफ बाई एल स्लोप नेगेटिव है, ध्यान से देखो स्लोप नेगेटिव है, तो y बराबर mx प्लस c टाइप का फार्मूला है, नेगेटिव स्लोप के साथ और पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ लाइन है। देख लो बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो अंकुर जायसवाल, शिवम जैदी, चलो आगे बढ़ जाए बेटा। तो प्लीज सवाल अच्छा है और यही सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है, इफ यू बिलीव कि हाँ चीजें सही है तो आप भरोसा करिए इस सवाल की बाउंड्री तक सवाल पूछे जाएंगे, इससे बड़ा कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन इन जनरल आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, अगर मेरे पास एक मैसिव रोप है तो मैसिव रोप के अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होगा और डिस्कशन करने का तरीका, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वहां से x डिस्टेंस पर जो टेंशन होगा, मुझे याद हो गया है, T इज इक्वल टू एफ, T इज इक्वल टू एफ डब्बे के अंदर 1 माइनस एक्स बाई एल, दैट्स इट। शुरुआत में टेंशन फोर्स के बराबर, मिड पॉइंट पर आधा, एंड पॉइंट पर खत्म, मेरी टेंशन लीनियरली ड्रॉप करा, दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट तो नहीं बेटा? विमलेश वंस अगेन, क्या बेटा? मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत आसान भाषा में कि फोर्स जिस एंड पर लग रहा है उससे x डिस्टेंस पर टेंशन का एक्सप्रेशन याद करो, जस्ट लर्न इट, लर्न इट। और आप याद रखिए कि टेंशन शुरुआत पे f था, बीच पे आधा, लास्ट तक खत्म, तो टेंशन यूनिफॉर्मली ड्रॉप कर रहा है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? अब बेटा मैं इसे रफ कर रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं बेटा। नेक्स्ट, लगभग लास्ट स्लाइड बेटा, लगभग लास्ट, बहुत धैर्य से सीखिए। हम जा रहे हैं मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने, सीखने वाली बातें बेटा सारी, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस को सीखने की आवश्यकता नहीं। प्लीज
पंडित बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए आपका पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन अभी फिलहाल केवल उतनी बातों पर फोकस करिए। आप इन सारे लेक्चर्स को रिकॉल करेंगे जब आप नीट का एग्जामिनेशन देकर के आएंगे कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक नहीं जाएगा। नहीं बच्चों, 720 में 720 स्कोर नहीं होता, वो भी 2-2 कैंडिडेट। तो भरोसा करिए, पेपर का लेवल सो एंड मॉडरेट रहेगा। आप अपनी तैयारी पेपर क्राइटेरिया के अंदर ही करिए। बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी की कमी है तो यकीन मानिए आप कतई अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और आप ज्ञानी होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसा बहुत सारे रिपीटर बच्चों के साथ हर साल होता है। उनके पास अपार ज्ञान है, अल्टीमेटली वो भी पढ़ाना ही शुरू कर देते हैं। बात समझ गया ना? चलिए आगे आ जाइए बेटा। अब देखो ध्यान से, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो ये एक इंक्लाइन प्लेन, ये एक इंक्लाइन प्लेन बेटा, ये लीजिए। और इंक्लाइन प्लेन पर ये रखा है कोई मास, ये मास रखा है, राइट। इंक्लाइन प्लेन पर एक मास रख दिया, बहुत ध्यान से। आगे चले बेटा। कवच विवेक, हाय बेटा, हाउ आर यू? फाइन। अबाउट सुहेल, सर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बिल्कुल सही बात बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। अनावश्यक ज्ञान के लिए आपका पूरा जीवन पड़ा है, खूब पढ़ते रहिएगा, खूब पढ़िए। अगर आपका पढ़ना चार्म है तो परेशान मत हो, डॉक्टर्स लाइन में आपको जीवन भर पढ़ना, जीवन भर नए नए रिसर्च पेपर आएंगे। ये मेडिसिन हटी, वो वैक्सीन आई, इसकी जगह पर ये इस्तेमाल करो, पेंटाप्रेजोल की जगह ओमनीसेड इस्तेमाल करो, वोमिटिंग में ज्यादा जल्दी आराम मिलेगी, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इससे ब्लड थिकर होता है, इससे थिनर होता है। ये जीवन भर तुम्हें पढ़ना है, राइट। तो पढ़ने के लिए आपका पूरा जीवन पड़ा, फिलहाल सिलेक्शन के लिए पढ़िए। आगे चलते हैं बेटा, यस चले आगे। प्रिंस सोनी स्माइलिंग सो क्यूटली, आगे बढ़ते हैं बेटा। चले बेटा आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। सपोज करो बच्चों, फटाफट आ जाओ। तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहले हमें इंक्लाइनेशन दिखाई दिया, एक ढलान दिखाई दी, और इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल बच्चों थीटा है। इस पर हमने एक मास प्लेस कर दिया m। जैसे ही मास रखोगे ये अंडर ग्रेविटी आ गया। भाई सिंपल सी बात है, हमारे सराउंडिंग में जो सबसे इफेक्टिव फील्ड है वो ग्रेविटी फिलहाल के लिए। तो ये भी तुरंत ग्रेविटी के प्रभाव में आया, और जैसे ही ग्रेविटी इस पर काम करेगी तो ग्रेविटी कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। ग्रेविटी कहती है हम तो किसी बॉडी को खींचेंगे नीचे की तरफ, ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, आप कह सकते हो अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इस बॉडी पर जो इसका वेट काम करेगा वो ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, राइट। अब आपको एक बात और बता दें बच्चों कि हम इस वेट के mg एक वेट है, वेट एक फोर्स है, mg वेट और वेट एक फोर्स है। हम इस फोर्स के कुछ ऐसे कंपोनेंट कर लें ताकि वो मेरे काम के बने। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूं फिजिक्स में कोई क्वांटिटी टेढ़ी दिखे उसके कंपोनेंट कर लो। तो अगर फोर्स ऐसे होता या फोर्स ऐसे होता तो इसके दो कंपोनेंट करते, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसे होता तो भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। लेकिन अब की बार प्लेन इंक्लाइंड है। अब क्या करें? तो हम अपने फोर्सेस को अलोंग प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन बनाते हैं। बहुत ध्यान समझना, अगर मोशन का डिस्कशन किसी प्लेन पे होता तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से काम चलाते। अब की बार मोशन का डिस्कशन बच्चों अलोंग प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन करना है। तो mg का, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा बेटा, सारी बातें क्लास लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो mg का दो कंपोनेंट, mg का एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और mg का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। आप आदत डाल लो, ये एंगल थीटा बनाओ, ये एंगल थीटा बनाओ। एक और तरीका है, जो एंगल दो लाइंस के बीच बनता है वही उनकी परपेंडिकुलर्स के बीच बनता है। तो इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो अगर इन दोनों के बीच थीटा तो इन दोनों की परपेंडिकुलर्स के बीच भी थीटा। मैथमेटिकल थ्योरम, राइट। तो mg के करने जा रहा हूं बेटा कंपोनेंट, जहां से बनेगा थीटा वहां आएगा cos थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट बेटा mg का cos थीटा और mg का दूसरा कंपोनेंट बेटा mg का sin थीटा। ध्यान से देखो, हम हमेशा एक बॉडी पर डिस्कशन करते आए हैं। पहले इस बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्सेस कितने हैं? दो। कौन कौन है बेटा? mg। अरे एक्चुअली एक फोर्स है mg के कितने टुकड़े किए? दो। mg का cos थीटा, mg का sin थीटा। mg का cos थीटा क्या कर रहा है? mg का cos थीटा इस बॉडी का कॉन्टेक्ट सरफेस से बनाए रखेगा, इसको प्रेस करेगा, प्रेस करके नीचे की तरफ करेगा प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, n और mg cos थीटा तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। कौन अनबैलेंस बचा? mg sin थीटा। अरे जिधर फोर्स अनबैलेंस होगा उधर ड्राइव डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? ड्राइव डेवलप होगी। और ड्राइव डेवलप करने के लिए हम सीखते हैं एफ नेट बराबर, बोलना पड़ेगा बेटा, एफ नेट बराबर m मल्टीप्लाई बाई ए। तो बॉडी पर अलोंग प्लेन नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा। सो m मल्टीप्लाई बाई g मल्टीप्लाई बाई sin ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन में m खत्म हो गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा? a बराबर g मल्टीप्लाई बाई sin ऑफ थीटा, राइट। अब आप क्या वेरी कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? आपने कहा सर हम वेरिएशन के हिसाब से अगर हम सोचे थीटा वेरी कर सकते हैं, हम इंक्लिनेशन को घटा सकते हैं, इंक्लिनेशन को बढ़ा सकते हैं। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा घटेगा,
वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और घटेगा, बस जी कांस्टेंट रहेगा, राइट। पहले सोच लो, समझ लो इतनी बातों को ध्यान से सोच समझ लीजिए। सर पेन का कलर चेंज अभी करता हूं बेटा, एनी प्रॉब्लम? अब्दुल सोहेल, हाँ बेटा एफबीडी बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। अबाउट सोहेल, हाँ एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं बेटा, एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं। रोनित सिंह कह रहे हैं सर एनसीईआरटी पढ़ के कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? लगभग सारे, नियरली 42, लगभग 42-43 क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ के, इनफैक्ट पूरी 45 यार एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की बाउंड्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। एमजी साइन थीटा ड्राइविंग फोर्स, ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टल क्लियर, चलो आई थिंक डन, यस। कोमल सिंह कह रहे दोबारा बताइए, बताते बेटा। प्रिंस सोनी सर नीट थोड़ा प्रिंस सर नीट थोड़ा होता है। प्रिंस थोड़ी सी और लैंग्वेज क्लियर करो बेटा। चलिए, तो बच्चों क्या इतनी बात है, बिल्कुल सही बात है, नीट थोड़ा ही होता है। अब देखो बेटा, अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रखने के बाद बॉडी का वजन, वजन के दो टुकड़े, प्लीज बेटा फोकस करो, बिल्कुल फोकस करो, थोड़ी देर चैट बॉक्स से हट जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने आप को बच्चों प्लीज चैट बॉक्स से रिमूव कर लो और बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत ध्यान से सीखिए। किसी बॉडी को जैसे इंक्लाइन प्लेन पर रखोगे तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा। डाउनवर्ड वेट के दो कंपोनेंट mg का cos थीटा, mg का sin थीटा, mg का cos थीटा करेगा। प्रेसिंग एक्शन इसको मिल जाएगा इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो n इज वेल बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, तो n बराबर mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। ये अनबैलेंस से कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ये बॉडी को नीचे घसीट लेगा, जब घसीटेगा तो ड्राइव देगा, ड्राइव के लगाते F नेट बराबर ma, F नेट का मतलब नेट फोर्स का मतलब अलोंग द प्लेन लगने वाला फोर्स mg sin थीटा बराबर मास ऑफ बॉडी के नाम पर m आ जाएगा, एक्सेलरेशन के नाम पर a आ जाएगा, m से m खत्म हो गया, a बराबर g sin थीटा। तो अलोंग द प्लेन बॉडी पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज a बराबर g sin थीटा, दैट्स इट। सोच लीजिए, समझ लीजिए इत्मीनान से बेटा, कोई डाउट तो नहीं। लेट्स मूव आगे और आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, इतनी बातें डन। अब इस बॉडी के जितने भी डिस्कशन अलोंग द प्लेन होंगे उनमें एक्सेलरेशन के नाम पर जी साइन थीटा। याद करो बच्चों, अलोंग प्लेन डिस्कशन हम लोग अगर भूल गए हैं तो आपको मैं रिजल्ट याद दिला दूं बच्चों कि अगर सपोज करो बच्चों हमारे पास ये कोई प्लेन, बच्चों ने कहा था कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर लेते, ब्लैक लेते हैं बेटा। तो देखो प्लेन इंक्लाइनेशन, सपोज करो यहां कोई मैसिव बॉडी रख दी जाए, बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, और इसे t इज इक्वल टू 0 से रिलीज कर दिया जाए, और ये जो स्लैंट हाइट है इसकी वैल्यू या स्लैंट डिस्टेंस है उसकी वैल्यू s मान लो बेटा। तो आज जब फिर किसी बॉडी को किसी इंक्लाइनेशन के टॉप से t बराबर 0 पर रिलीज करोगे फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, फ्रॉम रेस्ट का मतलब बच्चों u बराबर 0 से, तो जैसे ही आप रिलीज करोगे तो रिलीज करने के मतलब आपने इसको यहां रख के और इसके बारे में बेफिक्र हो गए, छोड़ दिया आपने, तो इस पे mg काम किया, mg का cos थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा, mg का sin थीटा से घसीट घसीट नीचे रहेगा, तो mg के sin थीटा की वजह से इस पर अलोंग द प्लेन एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अभी सीखा था बेटा a बराबर बच्चों g sin थीटा। अब सुनो बेटा, इस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा कि एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड। और हर एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप इत्मीनान से लगाइए, खूब लगाइए, सोचिए v बराबर u प्लस ए टी। मेरी बात समझना, मैं क्यों सिखा रहा हूं इस बात को, ताकि आप खुद से चीजों को अप्लाई करना सीखें, रास्ता मैं दिखा रहा हूं। v बराबर u प्लस ए टी, या बेटा s बराबर बेटा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। अब इनमें से कौन से फार्मूले का सिलेक्शन करना है ये मेरी रिक्वायरमेंट बताएगी। फॉर एग्जांपल अगर t बराबर 0 पर छोड़ा है और मैं आपसे पूछ दूं कि आप मुझे t बराबर t पर वेलोसिटी बताइए, t बराबर t पर जब आपकी बॉडी यहां पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए। तो अगर फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, बहुत ध्यान समझना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो लगा दो v बराबर u प्लस ए टी। अगर आपसे कहा जाए ट्रेवर्स डिस्टेंस बताइए, कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी, कितना स्लाइड कर गया, अगर टी टाइम अलाउ किया जाए तो कितना खिसक जाएगा, तो एस पता करना है, यू पता है, ए पता है, टी पता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमसे टाइम का जिक्र ना करें, हमसे कहते हैं कि एस चलने के बाद कितनी वेलोसिटी डेवलप करेगा, तो एस चलने के बाद क्या वेलोसिटी आएगी, तो यू पता है, ए पता है, एस पता है, वी पता करना है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे। आई थिंक डन, राइट बेटा।
चले अब देखे जरा और आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो ये हो गया किसी बॉडी का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मोशन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन। जब वो रफ्तार पकड़ेगा तो कितनी रफ्तार पकड़ेगा? अच्छा ए बराबर जी साइन थीटा, सपोज करो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू सपोज करो बेटा 30 डिग्री हो जाए, लेट अस सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 और जी की वैल्यू ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों अगर हम बाई चांस 10 ले लें, जी इज इक्वल टू मान लो बच्चों के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जरा करो कैलकुलेशन, जी की जगह पर 10 रखो और साइन थीटा में थीटा की जगह 30 रखो तो जी की जगह पर 10, साइन थीटा की जगह साइन 30, जी की जगह 10 और साइन 30 होता है 1/2 तो 10 into 1/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हो गया पर सेकंड बॉजी 5 की रफ्तार पकड़ेगी, यानी टी बराबर 0 पर छोड़ोगे तो 1 सेकंड बाद 5 की रफ्तार, 2 सेकंड बाद 10 की रफ्तार, 3 सेकंड बाद 15 की रफ्तार, 4 सेकंड बाद 20 की रफ्तार, ऐसे रफ्तार पकड़ती चली जाएगी। राइट, कोई डाउट तो नहीं बेटा? बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं बेटा, आगे लेट्स मूव आगे। लास्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, वो थोड़ा कच्चा डायग्राम है, इसको और फेयर करते हैं। पूरी इधर एक मास m2, इधर एक मास m1, ये एंगल थीटा। अगर मैं आपसे कह दूं थीटा बराबर समथिंग, छोड़ो हटाओ, मैं आपसे केवल इतना कह दूं m2 ग्रेटर देन नहीं m1 ग्रेटर देन m2, चलो भाई ड्राइव किसकी तरफ होगी? m1 घसीटेगा कि m2 घसीट ले जाएगा? थोड़ा सीधा सरल सवाल, सीधा और सरल सवाल करो कोशिश, सीधा और सरल सवाल करो कोशिश बेटा। अरे बच्चों m1 बड़ा है m2 छोटा है, m1 अगर बड़ा है तो जो बड़ा फोर्स है वो अपनी तरफ ड्राइव देगा, गलत बात। अब की बार mg मतलब अब की बार mg वाला काम नहीं, ये एक जो वर्टिकल हैंगिंग मासेस होते थे वो सिस्टम नहीं है, आपकी सिस्टम ही अलग है। अब की बार आपके मासेस इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन सरफेस पर रखे बेटा, और इंक्लाइन सरफेस पर रखे मासेस के कंपोनेंट ड्राइविंग बनते हैं। जैसे यहां आएगा mg m1g का cos थीटा, इधर कौन आएगा बेटा? m1g का sin थीटा, m1g का sin थीटा जो इसे अलोंग प्लेन नीचे की तरफ खींचेगा, और इस पर कौन काम करेगा? m2g। ये तो डायरेक्टली वर्टिकली हैंग कर रहा है, ये वर्टिकल हैंगिंग है, तो इसका वजन m2g ठीक नीचे की तरफ और इसका वजन m1g sin थीटा अलोंग द प्लेन। अब इनमें जो जीता वही सिकंदर। अब सपोज करो m1g sin थीटा की कैलकुलेटेड वैल्यू 100 आ गई और m2g 80 आ गया तो ये खींच के ले जाएगा। अगर ये 100 आ गया, ये 80 आ गया तो अब ये खींच के ले जाएगा। तो फिर बच्चों एक ही बात तुमसे कहूंगा कि इसमें डायरेक्शन का ध्यान मत दो, आप तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, बिल्कुल बिजनेसमैन के तरीके कि भाई जो जीता वो ले जाएगा। तो मैं फिर से लिखूंगा बेटा, हमें एक ही चीज आती है, हमें आती है बेटा एफ नेट बराबर ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो, अगर सपोज करो बेटा, मैं इस बात पर प्रेडिक्शन कर दूं आपसे कि लेट अस सपोज बेटा m1 m2g बड़ा है एज कंपेयर टू m1g sin थीटा। अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो m2g m1g sin थीटा से बड़ा हो जाए, तो एफ नेट बराबर ma लगाने जा रहे हैं, तो एफ नेट बराबर बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना पड़ेगा एफ नेट बराबर ma। तो एफ नेट का मतलब क्या हो गया? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला हैवी। अरे भाई दोनों फोर्स बच्चों कंट्रोवर्शियल डायरेक्शन में, एक इन मास सिस्टम को आप चाहो तो ऐसे सीख सकते हो कि एक इस मास सिस्टम को राइट साइड खींचना चाहता है और एक इसे लेफ्ट साइड खींचना चाहता है, दोनों में जो हैवी होगा वो ड्राइव दे देगा। सपोज करो m2g बड़ा है तो नेट फोर्स आएगा m2g आगे की तरफ या नीचे की तरफ। अरे नीचे की तरफ का मतलब बेटा ये रस्सी में अगर टेंशन ये नीचे डेवलप करेगा तो ये टेंशन यहां से फॉरवर्ड होते हुए इसे आगे खींचेगा। तो ये पूरे सिस्टम को जो ड्राइव मिल रही है, इसकी वजह से ड्राइव मिल रही आगे की तरफ और इसकी वजह से ड्राइव मिल रही पीछे की तरफ, क्योंकि m2g बड़ा है। तो नेट फोर्स की जगह आ जाएगा बेटा m2g माइनस m1g का sin थीटा बराबर ma का मतलब चलने वाला मास। चलने वाला मास कौन है? m2 है कि m1 है? अरे भाई कनेक्टेड मास, टच वाले मास, आपस में संपर्क वाले मास कभी अकेले नहीं चलेंगे, सब साथ चलेंगे। तो m2 भी चलेगा, m1 भी चलेगा। अरे दोनों जाएंगे तो साथ आगे जाएंगे या साथ पीछे आएंगे? तो चलने वाले मास की जगह बेटा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की जगह है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? इस डब्बे को उठा के यहाँ नीचे कॉपी कर लो, तो बच्चों बन जाएगा m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 बराबर एक्सेलरेशन। फिर मैं आपसे कहूंगा बेटा कि जो एक्सेलरेशन है,
वो किसी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बनाता है। कह सकते हो कि आप किसी मोशन में अगर एक्सेलरेशन फैक्टर आ गया तो आप जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? आगे चले। प्राची सर एक बार और बता दीजिए। सर आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं तो क्या एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी? एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट सुनो बेटा, स्यूडो फोर्स आने वाला बेटा। रोनित वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, आई विल इंट्रोड्यूस वेरी सून स्यूडो फोर्स। आई होप नेक्स्ट टर्न, कल वाले टर्न पर स्यूडो का इंट्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। एक बात और सुनो बेटा, हाँ बेटा 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्युष आदित्य वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन, चलो बता रहे हैं बेटा, इसको बता देते हैं। एक बार और सुन लो, एनसीईआरटी पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं, मैं बता रहा हूं क्या है। जो मैराथन क्लास करेंगे, जो सब चीजों की रिवीजन क्लास करेंगे, सभी लोग सुन रहे हो ना? फ्रेंड्स लिसनिंग मी? अगर सुन रहे हो तो बेटा फटाफट रिस्पॉन्स करो। असल में ऐसा है कि जब हम लोग रिवीजन क्लास, इसकी कंबाइंड रिवीजन क्लास करेंगे, कंबाइंड मैराथन क्लास करेंगे, आज मेरे हिसाब से आज शायद तारीख के नाम पे आज 5 मई है, तो तकरीबन 10 तारीख तक, लगभग 10 तारीख तक हम फ्रिक्शन डन कर चुके होंगे और वर्क पावर एनर्जी भी लगभग खत्म होगी। मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब वर्क पावर एनर्जी तक कर लेंगे तो सोचो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, सोचो क्या क्या हो जाएगा। डायमेंशन एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल, वेक्टर स्केलर, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, तकरीबन इतने टॉपिक हो जाएंगे। इतने टॉपिक का जो एनसीईआरटी कंटेंट है वो लाइन टू लाइन, एक मुश्किल से मुझे लग रहा है शायद 50-55 लाइनों में, 50-55 लाइनों में, वो लाइनें जो पढ़ने से छूट जाती हैं, जो क्वेश्चन का पार्ट बन सकती हैं, उन चीजों को हम फटाफट स्लाइड के फॉर्म में या फिर रिटन हैंड रिटन फॉर्म में, राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखेंगे किसी साफ पेपर पर और फटाफट डिस्कस करते चलेंगे, प्लस वो चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपके वीडियो में ड्रॉप कर देंगे। बस समझ गया ना? तो बच्चों कहने का सेंस ये है कि बस आप केवल फिलहाल इन लेक्चर पर फोकस करो। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे प्रैक्टिस आल्सो एडवांस क्वेश्चंस आल्सो, आप इससे अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, राइट। तो आप केवल इतना फोकस करिए कि अभी एक सूत्री काम में कर लीजिए कि सुबह के 1.5 घंटे लग के मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। दिन में बचे हुए टाइम में आपका कोई अगर पार्ट, कोई सिलेबस छूटा है तो जो स्टडी पॉइंट वाले बच्चे थे वो ऐप पे कंसल्ट कर सकते हैं, ऐप्स के थ्रू जा सकते हैं। जितना वीडियो पढ़ा है उसमें कुछ ग्रेविटेशन वगैरह के लेक्चर बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल के बना दूं तो सब पूरा कंटेंट उसमें कंप्लीट मिल जाए, 1-2 टॉपिक जो छूटे हुए भी हैं, राइट। बाकी आप पूरी कोशिश करिए कि आप एक यूनिफॉर्मिटी से, यूनिफॉर्म रेट से, बस खाली कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। सुबह रिवीजन करिए मेरे साथ और शाम तक एक आधा प्रैक्टिस पेपर वगैरह और लगा दीजिए, लगभग 25-35 क्वेश्चन और कर लो। देखो बच्चों, मेहनत की कोई लिमिट नहीं होती, मेहनत की कोई लिमिट नहीं है, यही एक ऐसी चीज जो लिमिटलेस है। आप खूब एफर्ट करो, आपके पास खाली टाइम है, आप खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ। द मोर यू विल प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन इंटरेक्ट करोगे उतनी वैरायटी ऑफ चीजें आपके दिमाग में आएंगी और चीजों का समरी समझ में आएगा। जब आप तमाम तरीके की प्रॉब्लम कर लोगे तो आपको टॉपिक के दर्शन होने लगेंगे, ऐसा ही होगा, राइट। तो आप केवल अभी परेशान होते हैं। एनसीईआरटी का मैराथन क्लास में रिवीजन करेंगे लगभग 10 मई तक, ठीक है बेटा। आगे चले। सर बट पीएमटी में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर आते थे? हाँ बिल्कुल सही बेटा, नहीं अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नाउ इट्स नी, और सब कुछ फोकस इसी पे हो रहा है। अमित कनौजिया ग्रेविटेशन कब पढ़ाएंगे? बेटा बस रुक जाओ, अरे अभी रेगुलर लेक्चर में भी आने वाला है, रिवीजन लेक्चर में बच्चों बहुत जल्दी ग्रेविटेशन आने वाला है, हो सकता है वहां से पहले यहाँ आ जाए। मानसी गंगवार सिंह सर प्लीज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करवाइए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैराथन क्लास का मेन फोकस रखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। मतलब जो मैराथन क्लास होगी बेटा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही कर देंगे ताकि आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे चला जाए। मेरी बात सुन लो, जो 10 तारीख के आसपास मैराथन क्लास रखेंगे 3-4 घंटे की, 5 घंटे की नहीं पता, जब मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 4-4.5 घंटे, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी की पॉइंट्स हैं जो मुझे लग रहा है एक बार सुपरफिशियली देखने से रह गए उन्हें मैं नोट कर दूंगा, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड एग्जांपल उठा लूंगा और एग्जांपलर बेसिस ही एक्सरसाइज बनाऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हिंट करता चलूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना बेटा। परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए, चले चलो। मदन कुमार कह रहे हैं प्लीज कितने बजे से स्टार्ट क्लास करते बेटा? मॉर्निंग क्लासेस का टाइमिंग, मॉर्निंग क्लास का टाइम लगभग 9:30 से 11। हेलो गुड मॉर्निंग सर।
कपिल दूसरे वाले चैनल का लिंक डाल देना बेटा इस चैनल के, इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बेटा। चले बच्चों, क्लासेस की संख्या ज्यादा होने की वजह से इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस हो रही, इसलिए न्यूलाइट का ही एक और चैनल है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के इस लाइव सेशन के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हो सकता है कि मैराथन क्लास उस वाले चैनल पर हो, इस पे भी हो सकती है, उस पे भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है, तो दोनों आप सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आता रहे कि किस पे मैराथन क्लास है। हालांकि हम रेगुलर क्लासेस में आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे किस चैनल पर होगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलने बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सौरभ अग्रहरी मैराथन क्लास कम से कम 4 घंटे। अरे बदमाश, तुम्हें बैठ के पढ़ना है, पढ़ाना अकेला पढ़ के, चलो कोई नहीं, ठीक है, आपकी बात मानी जाएगी, समझी जाएगी। आई थिंक बेटा इट्स डन। तो यहां तक का डिस्कशन हम कर चुके थे, मैं इस पर फिर से बता दूं, इस वाले पे जो अलोंग प्लेन फोर्स काम करेगा बच्चों को याद हो जाना चाहिए अब तक यार, m1g का साइन थीटा, और इसमें नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा बेटा m2g। अब ध्यान से देखो, एक ही रस्सी को ऐसे समझो ना, मासेस भूल जाओ बच्चों, मासेस का क्या इंपॉर्टेंस है, एक ही रस्सी को इधर खींचा जा रहा m1g साइन थीटा एफर्ट से, इधर खींचा जा रहा m2g से, तो नेट effort will give you drive and drive is equal to ma, so net effort is m1g sin theta minus m2g, अगर ये बड़ा है, और अगर वो बड़ा है तो m खाली डायरेक्शन का फर्क आएगा, m2g माइनस m1g sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू ma, m मतलब चलने वाला मास, चलने में ये अकेले नहीं चलेंगे बल्कि दोनों साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ मींस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई a, दैट्स इट। आई थिंक डन। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे चलें, चलो। अब बच्चों हाँ, लगभग हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम, हालांकि कल का सेशन बच्चों पूरा क्वेश्चन सेशन है प्लस स्यूडो फोर्स डिस्कस करना है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। तो अभी हम चल रहे हैं तुरंत फटाफट अपने उस पीडीएफ पर जिस पर हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक बात और बेटा, जो डिस्कस हुआ है वो पूरे टॉपिक का सुपरफिशियल व्यू लेने के लिए हुआ है, और क्वेश्चंस आप मेरे साथ रफ्तार में करेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप। चलिए थैंक यू भैया। चलो बेटा चले, अब देखो भाई, थोड़ा सा इसको और ऊपर स्लाइड कर दे। चलो बेटा, चलो भाई, पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से है। क्वेश्चन करा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, बेटा टाइम कम से कम लेना, चीजों पर बिल्कुल आराम से फोकस करना, बहुत डिफिकल्टी हुई तो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अमित कनौजिया सर, आप फिजिक्स को हमारे लिए आसान बना देते हैं, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, आपका एप्रिसिएशन मुझे बहुत ताकत देता है। आगे चलना है बेटा। A particle is moving with a velocity. A particle is moving with a velocity is acted upon by three forces as shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will. बहुत आसान तरीके से समझना कि किसी पार्टिकल पर एक साथ तीन फोर्स एक्टिव हैं, और ध्यान से देखो बच्चों, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसका नेट जीरो आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे सपोज करो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर साइक्लिक फॉर्म में काम कर रही है तो उनका रिजल्टेंट जीरो आता है। ध्यान से देखो, एक एफर्ट P, दूसरा एफर्ट Q, तीसरा एफर्ट R, तीनों साइक्लिक फॉर्म में है, तो नेट फोर्सेस का एफर्ट, भले ये फोर्स F1 हो, भले ही फोर्स बच्चों F2 हो, भले ही फोर्स F3 हो, इनका नेट इफेक्ट जीरो आएगा। F नेट जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो रफ्तार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पार्टिकल जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा, पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, आंसर ऐसे मिल गया। एक तरीका और समझने का, राइट, एक तो तरीका ये मिल गया। दूसरा तरीका ये कि बेटा कि जिस पार्टिकल पर, समझिए, जिस पार्टिकल पर ये तीनों वेक्टर फोर्सेस काम कर रहे हैं, ध्यान से देखो, पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस। एक फोर्स कहां काम कर रहा है? ऊपर, दिखाओ जरा पार्टिकल पर फोर्स दिखाओ, पार्टिकल पर काम करते दिखाओ, ये फोर्स F1 ऊपर की तरफ। दूसरा फोर्स कहां काम कर रहा है बेटा?
पार्टिकल पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ, दूसरा कहाँ काम कर रहा है, हाँ एक फोर्स P ऊपर की तरफ, और ये जो QR वाला फोर्स है ये इधर की तरफ, राइट, ये वाला F3। तो दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, दोनों के बीच से जाएगा। ये F रिजल्टेंट है, ये F रिजल्टेंट किसका है ये भी समझो, ये जो F रिजल्टेंट है ये F रिजल्टेंट 1-2 का है, F रिजल्टेंट 1-2 का है। तो जब दो फोर्सेस RP वाला QR वाला दो फोर्सेस एक दूसरे से किसी इंक्लिनेशन पर काम कर रहे हैं, तो हमने दोनों को हटाया, उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब रिजल्टेंट निकाल लिया तो हमें इन फोर्सेस की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से देखो, पार्टिकल पर डायरेक्ट ये दिखा सकते हो, ये कौन है, ये 1-2 का रिजल्टेंट है, 1-3 का रिजल्टेंट है, 1-3 का। तो एक फोर्स ये, दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से। अब तीसरा फोर्स अब दिखा दो, ध्यान से देखो, F2 नीचे की तरफ, ये देखिए। अब देखो ध्यान से, साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया था वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन अपोजिट। तो सिस्टम पर काम करने वाला नेट फोर्स कितना बेटा, 0। ऐसे भी याद रखोगे, साइक्लिक फॉर्म में काम करने वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आता है, ट्रायंगल लॉ भी कहता है F नेट 0 तो MA 0, MA 0 तो A 0, A 0 तो dV/dt 0, और dV/dt 0 मतलब किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। dV/dt 0 मतलब dV 0, dV मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सी पार्ट सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मैं तुरंत आगे बढ़ जा रहा हूं बेटा, ठीक। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा फोर्स F इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास M इंटेंडेड बाय द फोर्सेस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर एंड सो समथिंग। कह रहा force F acting on a particle of mass M indicated by force time graph as shown in the below. The change in momentum of the particle over a time interval of 8 seconds. Over a time interval of 8 seconds. बहुत ध्यान से देखो जरा बेटा, पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बताओ, बहुत तो सोच समझ के बताना। FT ग्राफ की मदद से आप चेंज इन मोमेंटम कैसे सोचोगे? तो आपने कहा सर हमें एक बात अभी स्ट्राइक कर गई, आज के लेक्चर में भी रिपीट हुई थी कि चेंज इन मोमेंटम is equal to impulse and impulse is equal to force multiply by time। अगर इंफॉर्मेशन है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऐसे निकाल लो, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा तो आप चाहो तो एरिया ऑफ FT ग्राफ निकाल सकते हो, आप चाहो तो एरिया ऑफ FT ग्राफ निकाल सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। एक एक्सिस फोर्स का, एक एक्सिस टाइम का, FT ग्राफ का एरिया FT प्रोडक्ट में आएगा, FT ग्राफ का एरिया FT प्रोडक्ट में आएगा, FT प्रोडक्ट में आएगा तो इंपल्स बनाएगा, और इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए इस ग्राफ का एरिया निकालना है। एरिया देखो, एक पार्ट का एरिया हमेशा ग्राफ और टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चेक करते हैं, तो एक एरिया, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया दूसरा एरिया, और ये रहा बेटा तीसरा एरिया। ठीक से इंटेंड कर दें आपको कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, 2 से 2 खत्म, आंसर 6 प्लस का 6। इस वाले पार्ट पर आ जाओ, ध्यान से देखो तो क्या स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। ये कितना बेटा, ये लेवल कितना 3, ये लेवल 3, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 2 से 4 के बीच का गैप 2, 3 दूनी 6, लेकिन ये माइनस का 6 आएगा। भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ऊपर आ जाएगा फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ट्रायंगल के फॉर्म में हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बराबर 6 न्यूटन सेकंड। नीचे -3 का फोर्स लग रहा है और 2 इंटरवल ऑफ सेकंड के लिए लग रहा है, तो 3 दूनी माइनस का 6 न्यूटन सेकंड। आखिरी पार्ट पर आ जाओ बेटा, इस हाइट के लेवल को बहुत सही समझ के बना के चलना। ये हाइट का लेवल एक्चुअली 3 के करस्पॉन्डिंग है, 3 के करस्पॉन्डिंग, राइट। तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो भैया ये सकल से रेक्टेंगल लग रहा है, रेक्टेंगल बराबर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी बेटा, ध्यान से देखो, तो ये 4 से 8 के बीच का गैप कितने का है, 4 सेकंड्स का, और ये हाइट का लेवल कितना है बेटा, 3 सेकंड्स है। मामला ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 चौको 12 न्यूटन सेकंड। अब अगर टोटल ग्राफ का एरिया देखा जाए तो 0 से लेकर के 2 सेकंड तक का एरिया ये आया जो कि प्लस का 6 था, 2 से लेकर 4 तक के बीच का एरिया माइनस का 6 था, 4 से लेकर 8 तक के बीच का एरिया प्लस का 12 था। तो नेट एरिया, टोटल एरिया
टोटल एरिया ऊपर से प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 12, 6 6 खत्म, आंसर 12 न्यूटन सेकंड। जो ग्राफ का एरिया है वही एफ टी का प्रोडक्ट है, वही चेंज इन मोमेंटम है। ऑप्शन सी पार्ट आई थिंक करेक्ट। सारे बच्चों का पहले से बहुत सही आंसर आ चुका है। यू ऑल डिजर्व्स एप्रिसिएशन। आगे चलते हैं बेटा, शाबाश। एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 सीखो। क्या स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, एक स्टोन को h हाइट से गिराया गया। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट हिट द ग्राउंड विल चेंज बाय। सवाल अच्छा, ठीक ठाक, सीखने लायक। करो कोशिश, करो कोशिश बेटा। चलिए बता दूं मैं आपको, अगर कोई मास m किसी लेवल से h हाइट गिरा, तो आपको पता होगा बच्चों, एक बात तो आपको पता होगी कि अगर किसी मास को u बराबर 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 देकर ड्रॉप कर दिया जाए और वो अंडर ग्रेविटी बचा h हाइट गिरे, तो जस्ट स्ट्राइक करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पता करनी हो, जबकि पूरी यात्रा में एक्सेलरेशन के नाम पर ग्रेविटी काम करे, वो भी डाउनवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ दिया गया, ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही, ट्रेवल करने वाली हाइट h है, स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी v है। तो इस पूरी यात्रा में ध्यान से देखो, ये पूरी यात्रा अंडर ग्रेविटी है, तो अंडर ग्रेविटी वाली यात्रा का फाइनल वेलोसिटी v पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी u पता है, g पता है, h पता, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस का 2gh। अब ये बातें बच्चों छोटे बच्चों वाली बातें हो गई, आपको याद हो जाना चाहिए कि किसी बॉडी को अगर h हाइट से रिलीज कर दिया जाए तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh के हिसाब से स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी, चूंकि u स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए v बराबर बेटा आ जाएगा रूट ऑफ 2gh। अब इसे रटे रहो कि किसी h हाइट गिरने के बाद अंडर ग्रेविटी h हाइट गिरने के बाद स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी रूट 2gh, खत्म। तो अंडर ग्रेविटी, फिर समझिए इस बात को, समझिए। क्वेश्चन करा स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, अगर ये ग्राउंड पर ऐसे किसी मोमेंटम p के साथ स्ट्राइक करे, तो पहले इतनी बात की फोटो सोचो, ग्राउंड लेवल, बॉडी का इनिशियल लेवल, अंडर ग्रेविटी, ड्रॉप करने वाली, इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी v बराबर रूट 2gh। इस वक्त इसके पास मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होगा p बराबर mv, p बराबर m, v की जगह बेटा रूट 2gh। करा इसको 100%, इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100% मोर देन प्रीवियस। 100% मोर देन का मतलब होता है दुगना। देखो जरा कैसे भाई, जो हाइट h थी वो तो रहेगी, प्लस h का 100% और बढ़ा दो, तो h इंटू 100/100। किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का 30% चेक करना हो तो न्यूमेरिकल नंबर इंटू 30/100, 40% चेक करना हो तो न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई बाय 40/100, 100% चेक करना हो तो न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100/100। 100 से 100 खत्म हो गया, तो h हाइट तो थी ही थी, उसको h हाइट और बढ़ा के गिरा दो, तो hs 2h, तो किसी 2h हाइट से गिरेगा यहां कैसे। अब जब यहां गिरेगा तो गिरते वक्त इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर, गिरते वक्त इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर अंडर रूट के अंदर, हाँ बेटा 2 सही है, g सही है, और h की जगह बेटा h नहीं होगा, ये फॉलन हाइट h नहीं है। अब 100% मोर हाइट 2h है, यहां पर 2h लिख लो, 2h लिख लो। अब ध्यान से देखो, इसमें से बहुत कुछ नहीं करना, इसमें से केवल एक रूट 2 अलग कर लो, तो पहले वाली वेलोसिटी दिखेगी। ध्यान से देखो, ये इसमें सब कुछ एक जैसा, केवल एक 2 एक्स्ट्रा है, तो गिरते वक्त जो वेलोसिटी है उसे आप v डैश मान लो। अरे भाई पहले हाइट h थी, वेलोसिटी v बराबर रूट 2gh थी, हाइट चेंज, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा रूट 2 अलग कर लो बेटा, और बाकी रूट 2gh चुपचाप लिखा रहने दो, इसको छूना मत, बाकी रूट 2gh लिखा रहने दो। अब ध्यान से देखो, जो स्ट्राइक करते वक्त अब जो वेलोसिटी है वो दरअसल रूट 2 टाइम्स ऑफ ये कौन है, ये प्रीवियस वाली वेलोसिटी। तो अब जो मोमेंटम होगा बेटा mv डैश, वो कितना हो जाएगा रूट 2v मल्टीप्लाई बाई m। बोलो बेटा, अरे नया मोमेंटम बराबर नया मास इनटू वेलोसिटी, मास तो वही, गेन तो वही है, मास मल्टीप्लाई नया वेलोसिटी रूट 2v पुरानी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब
अच्छा पुराना मोमेंटम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, इसे हटा दे। पुराना मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी √2gh, कंपेयर किया तो अब नई वेलोसिटी कितनी आ गई, h की जगह 2h होने से यहाँ 2 बढ़ा तो वेलोसिटी √2 गुना हो गई, तो मोमेंटम भी बेटा √2 गुना हो गया होगा। कॉमन सेंस समझो, अरे भाई मास तो पुराना वाला ही मल्टीप्लाई करोगे, सो m मल्टीप्लाई बाय v डैश, और साफ कर दें और स्पष्ट कर दें बेटा, m मल्टीप्लाई बाय √2v, तो क्या इसे √2 इंटू एम लिख सकते हो। ध्यान से देखो तो मोमेंटम, प्रीवियस मोमेंटम mv था, अब मोमेंटम √2 mv हो गया है, सो √2p हो जाएगा। बात समझ गए। अब मोमेंटम में कितने परसेंट का चेंज आया, तो परसेंटेज चेंज, तो कहां जगह खोज के लिखना पड़ रहा है, बराबर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है √2p, इनिशियल कितना है p अपॉन p इंटू 100, p कॉमन लेके काट दो, √2 में से 1 चला गया, √2 मतलब 1.414 माइनस 1, √2 1.414 बीच में माइनस, लास्ट में 1 इंटू 100, √1.414 में 1 चला गया 0.414 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर 41%। ओरल सवाल पूछेंगे भी, नोट कर लो इसे, लगभग सबने सही दिया है बेटा। विनय गुप्ता जी टाइम हो गया। सविता सिंह कैसे हो साल, चले बेटा, लगभग सबका आंसर सही है, 41% बेटा। अच्छा एक बात और बता दीजिए, एक बात, विकास कुमार हाय बेटा, खुश रहो मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। अच्छा आप में से लगभग सभी बच्चों ने ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट तो किए ही होंगे, और अगर अटेम्प्ट किए हैं तो फिर एक बात और बता दो कि बाकी जो पार्ट्स हैं उन्हें कल बिल्कुल रफ्तार में डिस्कस करेंगे। कल पहले आते ही स्यूडो फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, अगर टॉपिक में कुछ और थोड़ा बहुत मुझे लगता है बताने लायक तो बता देंगे, और इसके बाद सीधे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमारे पास 4 स्लाइड्स और, इसके बाद फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा बेटा। तो कल का लेक्चर केवल ओरिएंटेड है इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में, ताकि कुछ भी ना छूटे जो पेंडिंग चला, जैसे मोशन प्लेन का कुछ पार्ट पेंडिंग था, इधर ही पेंडिंग था, तो उसको लास्ट में देख लेंगे, मैराथन वाली क्लास में देख लेंगे बेटा, अननेसेसरी लोड नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम देखो दो बातें बेटा, बहुत असमंजस वाली स्थिति है, समय भी सीमित है, 3 महीने कहने के लिए बहुत है, लेकिन अगर पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो बहुत कम टाइम है, तो समय भी सीमित है, तो थोड़ा सा आप लोड ले लेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं अपनी रफ्तार बढ़ा सकूँ। जैसे आप चीज़ों को रिपीट करने के लिए कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने रीडिंग अगर कर ली और एक बार यहाँ से सुन लिया तो चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस बेटा विकास कह रहे सर आपका क्लास कब से, बेटा 9:30 to 11, 9:30 से 11, ठीक है। प्रीवियस बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं मोनिका, ये हम लोग प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर हो गया या कुछ अच्छे सवाल और भी हो गए उधर उधर के, वो भी हम लोग करते चल रहे हैं। तो परेशान मत हो बेटा, जितनी समय सीमा है उसके आधार पर इतना ही काम 1.5 घंटे में लगभग हो सकता है। थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट यही कि जो भी स्लाइड फॉर्मेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ होमवर्क दिया जाए, प्लीज उसे कम से कम उसके 50% 20% जो भी सवाल लग सके लगाइए, या कम से कम क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लीजिए ताकि आपको पढ़ते वक्त फटाफट क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसी जैसे सवाल को जैसे एक सिंपल सी बात है बेटा, परिवर्तन देखना है फटाफट रीडिंग, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना था तो प्रोसेस लंबा था। अगर मुझसे कोई कह दे कि 200% ज्यादा हाइट से गिराया गया, तो अगर किसी हाइट का नाम h है, कोई हाइट की वैल्यू h है, 100% बढ़ाने का मतलब आपने उसको दुगना कर दिया, 200% बढ़ाने का मतलब आपने उसको दुगना, पहले जो देखिए h है उसका 100% मतलब h और बढ़ा दिया, तो h 2h हो गया, h है h का 200% और बढ़ा दो तो h, और h का 200% 2h, तो h में 2h बढ़ाओगे 3h। अब सोचो अगर 3h हो जाए हाइट, हाइट 3 गुनी हो जाए, तो यहां जो √2gh आ रहा उसकी जगह √2gh तो आएगा 3 एक्स्ट्रा आएगा, ये 3 रूट के फॉर्म में बाहर लिख लेना, तो जो नया मोमेंटम होगा उसमें √3 का फर्क आएगा, तो नया मोमेंटम √3 गुना होगा, √3 होता है 1.732 टाइम्स। तो अब अगर आपसे कोई कह दे कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो आप तो यही कहोगे ना कि अब √3 वेलोसिटी √3 गुना हो गई, तो मोमेंटम भी √3 गुना हो जाएगा, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, तो नया मोमेंटम √3p माइनस p अपॉन p इंटू 100 कर लो। अब √3 होता है बेटा 1.732, उसमें से 1 घटाओगे p कट जाएगा, तो आंसर 73% के आसपास आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, क्या कोशिश कर लोगे बेटा। अच्छा बताओ अगर हाइट 300% बढ़ा दी जाए, 300% बढ़ा दी जाए, तो जो है वो तो रहेगी, 300% का मतलब 3 गुना और बढ़ गए, 4h हो गए।
अब 4h रूट के क्वाइट बाहर आ जाएगा, 2 बन के मोमेंटम दुगना हो गया, यानी मोमेंटम 100% बढ़ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो ना बेटा? तो अब आपसे छोटी सी आकांक्षा, चलते हैं बेटा, बिल्कुल चल रहे हैं बस। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए बेटा कि जो भी स्लाइड या फॉर्मेट दिया जाए आप उसे प्रैक्टिस कर ले। कल मिलते हैं सेम टाइम पर एनएलएम का लगभग लास्ट लेक्चर लेके, कुछ स्यूडो के सवाल, बाकी ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस ही करें। कल मेन फोकस क्वेश्चंस पर होगा बेटा, परसों हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मैराथन कंडक्ट करेंगे, इसमें छूटे हुए पार्ट्स एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रिवीजन करेंगे। और हो सकता है क्लास इस वाले चैनल पर हो या अदर चैनल पर हो, तो आप प्लीज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसे देख करके न्यू लाइट का एक और चैनल उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक ही चैनल पर वर्कलोड बढ़ रहा था, ज्यादा लेक्चर्स हो रहे थे, तो दूसरा चैनल भी ड्राइव किया गया। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड प्लीज कन्वे पॉजिटिव मैसेजेस टू ऑल योर कलीग्स, फैमिलियर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिए अपना।